बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वेक अप पाकिस्तान, जहां हमारी कोशिश होती है कि पाकिस्तान को जगाएं, क्योंकि आजकल जो हालात हैं इट्स नाउ और नेवर। और आज का शो बहुत स्पेशल है क्योंकि हम बात करेंगे ज़राअत की। एग्रीकल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। दीन की बात करें तो अल्लाह ताला कुरान पाक में अपनी कुदरत के इशारे भी ज़राअत से देता है। गंदम के गोशों को देखो, मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसे जैसे किसान और उसकी खेती का है। अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो हम ये जानते हैं कि तकरीबन 20-25% जीडीपी का हिस्सा डायरेक्टली आता है ज़राअत से, 40% करीब इनडायरेक्टली आता है। आपकी इतनी बड़ी आबादी, लेबर फोर्स 50% करीब इस ज़राअत के शोबे से जुड़ी है। तो हमें यह सोचना होगा कि आज जिस नहज में हम खड़े हैं, दुनिया की आबादी हो गई है 8 अरब। क्या हमारे पास इतना खाना है कि हम सबका पेट भर सके? और पाकिस्तान में जो किसान है, क्योंकि किसान ना होता तो सब भूखे होते, कोई भी अपना काम ना कर पाता, ना डॉक्टर इलाज कर पाता, ना इंजीनियर कोई बिल्डिंग बना पाता, ना ही कोई और अपने फराइज सर अंजाम दे पाता अगर किसान उनका पेट ना भरता। जब इतना इंपॉर्टेंट है किसान, इतनी इंपॉर्टेंट है हमारी मईशत के लिए ज़राअत, तो हमने आज सोचा है कि ज़राअत को डिस्कस करेंगे। क्लाइमेट चेंज बहुत इंपॉर्टेंट होता है ज़राअत के लिए, हमने उसको अपने पिछले एपिसोड्स में किया है। आज हम बात करेंगे ज़राअत से जुड़े हुए और फैक्टर्स की, जिसमें बीज है, पानी है और दीगर मसाइल हैं जिसकी वजह से ज़राअत और ज़राअत से जुड़े हुए हमारे किसान आगे नहीं बढ़ पाते। अपने पैनल का तारुफ करवाना चाहूंगा। मेरे साथ बहुत बेहतरीन पैनल आज मौजूद है। साबिक चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हारून शरीफ हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ स्टूडियो में होंगे जुल्फिकार अली काछेलो साहब, प्रोग्रेसिव फार्मर है। नदीम शाह साहब हमें ज्वाइन करेंगे, सिंध आबादगार बोर्ड से आपका ताल्लुक है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। साथ साथ हमारे साथ होंगे तौफीक पाशा, आप भी प्रोग्रेसिव फार्मर हैं। तो शुरू करते हैं, गुफ्तगू का आगाज करते हैं। और सबसे पहले बात, साथ साथ खालिद खोकर भी हमारे साथ होंगे। आज मैं प्रोग्राम का आगाज करना चाहूंगा टैक्स की बात से, क्योंकि हफीज पाशा साहब का जो ट्वीट आया है कि जो 20% टॉप के फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जिनका एनुअल नेट इनकम 980 अरब रुपए होता है, वो जो टैक्स देते हैं, टैक्स रेवेन्यू 980 अरब में से सिर्फ 3 अरब होता है। यही सवाल अपने पैनलिस्ट के सामने रखना चाहूंगा। स्टूडियो में मौजूद हमारे साथ इस वक्त काछेलो साहब हैं। अली भाई, आप मुझे बताइए, जो पाशा साहब ये निशानदेही कर रहे हैं, हमेशा कहा भी जाता है कि एग्रीकल्चरिस्ट से टैक्स सही तरह कलेक्ट नहीं किया जा रहा, इनकम टैक्स उनसे लिया नहीं जा रहा है और उस खाते में बहुत सारा ब्लैक वाइट भी हो जाता है। व्हाट विल यू से टू दैट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली चीज़ तो मैं आपको एक मिसाल दूं, जो टैक्स हम भरते हैं और उसके साथ क्या होता है। अगर हम बात करें कि ज़मींदार का टैक्स देने की बात तक, कि एक शुगर सेस टैक्स हमसे लिया जाता है और वो जो है ईयरमार्क होता है शुगर मिल्स को और ग्रोअर्स को, एट सोर्स डिडक्शन होती है, जिसमें से वो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का के ऊपर बाउंड है, जिसके ऊपर उनको R&D करनी होती है। जो हम टैक्स देते हैं, पहली बात, उसके क्या रिजल्ट्स निकलते हैं कि हम दूसरों के लिए तैयार हों। सेकेंडली जो है, हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं, अगर आप हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में सपोर्ट करें, हमें चीज़ों में हमें सपोर्ट करें, आप हमारे लिए जो है वो पैदावार के रास्ते जो हैं बनाएं, जिसमें हम खुशी से आपके साथ चलें। लेकिन अगर आपकी रिपोर्टिंग और डाटा कलेक्शन भी सही नहीं है, कि आपकी प्रोडक्शन इंडेक्स एक चीज़ आपको बताती है और आपकी हकीकत जो है वो दूसरी चीज़ जो है आपको बताती है, सो देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि एक ज़मींदार जो है खुलम खुला आपको बोले कि हाँ ये है, मैं टैक्स देने के लिए तैयार हूँ। एवरीवन इज़ एग्रीड कि टैक्स हमें देना है, मुल्क की हमें जो है दिफा करनी है। ज़राअत जो है हमारी रीढ़ की हड्डी है, लेकिन हमारे साथ भी कोई सामने से तावन भी हो ना, किस बुनियाद पे आप हमसे टैक्स लेते हैं। जब आप टैक्स कलेक्शन की बात करते हैं तो फिर आपको कुछ ना कुछ जो है एक बंदे को देना चाहिए सामने से। वी हैव वाटर इश्यूज, वी हैव सीड प्रॉब्लम्स, वी हैव लैक ऑफ R&D, वी हैव ह्यूमन रिसोर्स इश्यूज, वी हैव लैक ऑफ एजुकेशन, कि आप फार्मर को इस काबिल भी नहीं छोड़ते कि एजुकेशन के बगैर वो फार्मर जो अपना बेसिक हिसाब भी नहीं कर सकता। यकीनन आज हम इस सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज का चलो साहब डिस्कस भी करेंगे, हम सॉइल को भी करेंगे डिस्कस, सीड को भी करेंगे, वाटर रिसोर्सेज को भी करेंगे। लेकिन हारून शरीफ साहब, पहले आपसे मैं सवाल पूछ लूं कि जो टैक्स का मसला है, हमेशा से एग्रीकल्चरिस्ट को यही बोल के निशाना बनाया जाता है कि ये टैक्स सही नहीं देते हैं। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? हफीज पाशा साहब के ट्वीट पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, जो हफीज पाशा साहब बात कर रहे हैं उसका पहले पब्लिक पॉलिसी का एंगल देखिए। देखिए, जो टैक्स होता है वो आमदनी पर लगता है, ठीक है। सो एक सेक्टर जो है उसको आप सेपरेटली टैक्स नहीं कर सकते। तो हमारी कंटेंशन ये है कि सबको इक्वल स्पेस देने के लिए, अगर कोई ज़राअत से कमा रहा है उसको भी उतना ही टैक्स लगना चाहिए, अगर कोई इंडस्ट्री से कमा रहा है उसको भी उतना ही टैक्स लगना चाहिए। ये जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट सेक्टर्स की होती है, इसको हम डिस्टॉर्शन कहते हैं इकोनॉमिक्स की जबान में। जो पाशा साहब ये कह रहे हैं कि जो कुछ लोग जो ज़राअत से मुंसलिक हैं उनकी आमदनी बहुत ज्यादा है, लेकिन क्योंकि वो ज़राअत के शोबे से मुंसलिक है, जी, उनसे टैक्स जो है वो बहुत कम लिया जा रहा है।
तो ये अब तभी ये डिस्टॉर्शन खत्म कर सकते हैं अगर टैक्स आमदनी पर हो, उसका ज़रात से कोई ताल्लुक ना हो। देखिए, जहां से भी आमदनी आ रही है, आप मुल्क से कमा रहे हैं, आपको टैक्स देना चाहिए। पहले तो मैं असूल की बात क्लियर कर रहा हूं। दूसरा जो आर्गुमेंट है कि जब आप टैक्स पेयर का बिल्कुल वजह सवाल है कि जब हम टैक्स देते हैं तो इन रिटर्न सरकार हमें क्या देता है, लेकिन ये सवाल सिर्फ ज़रात से लिंक नहीं है, ये सवाल हर टैक्स पेयर का है कि अगर मैं टैक्स पे कर रहा हूं तो इन रिटर्न मुझे सर्विस डिलीवरी के अंदर क्या मिल रहा है। तो हमें सवाल आज ये डिबेट करना है कि अगर ज़रात को टैक्सेशन के अंदर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दी जा रही है तो उसका इन रिटर्न मुल्क को क्या मिल रहा है। देखिए, आप प्रेफर करते हैं एक्सपोर्ट को, आप प्रेफर करते हैं आईटी को, एक रिटर्न के लिए करते हैं। हमारा इस वक्त मसला यह है कि ना तो हमारी प्रोडक्शन बढ़ी है सालों में, अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी देखिए तो ज़रात की कंट्रीब्यूशन एक्चुअली पहले से कुछ कम हुई है, ना हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ पाई है कि हमने वैल्यू एडिशन नहीं की है। जब मैं इन्वेस्टमेंट बोर्ड में था, मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी आप चीन से, बाकी मुल्कों से ज़रात के लिए टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट की बात करें, लेकिन जब मैंने सेक्टर को असेस किया तो सेक्टर के अंदर ना तो कोई के ये सूबे का टॉपिक हो चुका है, ये जो डेटा की अभी बात हुई है, ना कोई ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम इन्होंने खुद बनाया है। देखें, डेटा सब हुकूमत तो अपना दे रही है, अगर आपने उससे आर्ग्यू करना है तो फिर आपको ऑर्गेनाइज होके अपना डेटा लेके उनके साथ पॉलिसी की बात करनी पड़ती है। हमें इस वक्त जरूरत यह है कि ज़रात को एज ए प्रोडक्टिव रियल सेक्टर उसको रीऑर्गेनाइज करें, उसको कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग दें ताकि वो इनफॉर्मल सेक्टर से निकल के फॉर्मल सेक्टर बने, उसको फाइनेंसिंग प्रोवाइड करें। लेकिन अगर वहां से कोई कमाता है तो उनको हुकूमत को टैक्स पूरा देना चाहिए, ना कि उनको एज ए प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट करना चाहिए। लेकिन जो आपका जुमला शरीफ साहब था ना कि इसको इनफॉर्मल से फॉर्मल करें, आई थिंक आज तक हम 75 सालों में ज़रात को फॉर्मल नहीं कर पाए, तो हम शायद ही किसी और चीज़ को कर पाएं। लेकिन मूविंग फॉरवर्ड, माय क्वेश्चन टू पाशा साहब, तौफीक साहब, आप कैसे देखते हैं इस सवाल को जो हमेशा से किया जाता है कि ज़रात से जुड़े लोग इनकम टैक्स से जो है मुस्तस्ना होते हैं, इसलिए बड़े उनके पैसे बच जाते हैं? वेल आई अग्री, जो हमारे प्रीवियस स्पीकर्स ने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल सही कही हैं। दो तीन चीज़ें और याद रखें कि एक जो फार्मर है वो अपने सारे इनपुट्स रिटेल प्राइसेस में खरीद रहा होता है और अप फ्रंट उसको फंड कर रहा होता है, फाइनेंस कर रहा होता है। एक फसल जब वो लगाता है तो वो उसकी इनपुट सारी कैश से खरीद के वो उसमें डालता है। ही इज बाइंग ऑल हिज इनपुट्स no matter how much quantity it is in retail prices. He sells his produce in a wholesale price. Also, like Ali said earlier on, the facilities, there is no market control on prices. There is no storage facilities. There are no cold chains. The farmer, when he is losing, nobody comes to his उसको बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा होता है और फार्मर मौसम और इस किस्म की चीज़ों पर डिपेंड करता है और वाइप आउट भी हो जाता है। उस वक्त उसको खुद ये पूरा जो बर्डन है वो बेयर करना पड़ता है। सो डेफिनेटली अगर आप उसको स्ट्रक्चर करें, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। It's not so simple, and I think जो अभी इन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर सेक्टर को स्टडी करने की ज़रूरत है, उसको कम्प्लीटली अच्छी तरह से असेस करने की ज़रूरत है। We need to assess its needs, its demands, and how it can. It's not only कि आप उससे और अपना टैक्स कलेक्शन कितना इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन आप उस सेक्टर को 10 गुना ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं। and yes, your taxes will be so much more. Agreed. ये डिस्कशन हम आगे लेके चलेंगे। एक ignored sector है। राइट पाशा साहब, अब मैं आगे बढ़ूंगा, सवाल यही रखूंगा सामने खालिद खोकर साहब के। खोकर साहब, आप इस सवाल को कैसे देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तानी काश्तकार को कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में रीजन वाइज लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। दुनिया से हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कहीं ज़्यादा। आप इंडियन काश्तकार को देख लें कि उसको जो सब्सिडी मिलती है, उसको बस क्या यूरिया ले लें तो वो पाकिस्तानी रुपीज़ में कोई 700 की मिलती है, हमें वो मिल रही है कोई 2500-2600 में। इंडियन काश्तकार को DAP पाकिस्तानी रुपीज़ में कोई 3500 की, हमें मिल रही है 10,000 रुपये की। इंडियन काश्तकार को ऑलमोस्ट बिजली मुफ्त के करीब मिलती है, हम बिल अदा नहीं कर सकते।
पहली चीज़ तो ये है। दूसरा, हमारा यहाँ मार्केटिंग मैकेनिज्म नहीं है। मैं आपको एक अर्ज करूँ कि पिछले साल हमने गंदम बेची है 2200 रुपये मन। इंटरनेशनल रेट था कोई 4200 रुपये मन। ये 2000 का जो फ़र्क है, यानी इससे मुराद ये है कि हमने पाकिस्तानी काश्तकार ने अपनी आवाम को जो सब्सिडाइज किया है वो कम से कम सिर्फ 1600 अरब रुपए हमने सब्सिडी दी है उसके ऊपर। इसी तरह मुंजी में ले लें, जब हमने बेची थी पिछले साल को 1800 2000 में, उसके बाद उसका रेट 5000 पे चला गया। यहाँ पे कोई हमारे फ्यूचर मार्केटिंग नहीं, काश्तकार को पता ही नहीं होता कि उसको कल क्या रेट मिलना है, जबकि दुनिया में फ्यूचर मार्केटिंग है। काश्तकार को 2 साल पहले पता होता है कि मुझे ये चीज़ मिलनी है, इतना रेट 2 साल बाद मिलेगा। फिर खसूसन रिसर्च के ऊपर पहले भी बात की है। हम रिसर्च पे हमारा बजट क्या है, एग्रीकल्चर के जीडीपी का 0.18 ना होने के बराबर है। हमारा जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, अगर 20% डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट 40% बनता है, वो डबल होता है जी। वो इनडायरेक्ट भी उसका हमारा जीडीपी में बहुत सारा हिस्सा है। फिर ये कि पाकिस्तान की किसी भी दहाई में एग्रीकल्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं की गई। जिस सेक्टर से आप 10 से 15 हज़ार अरब की प्रोड्यूस ले रहे हैं, वहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है, ना होने के बराबर है। रिसर्च के ऊपर ले लें, मार्केटिंग के ऊपर ले लें, एक्सटेंशन के ऊपर ले लें, हत्ता कि हमारी यूनिवर्सिटियों में से भी रिसर्च ले ली गई है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों से, जो तबाही का सबब बना है पाकिस्तान में। हमारे यहाँ गंदम की पैदावार जो 40 साल पहले थी आज भी वही है, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने क्या किया है इसके ऊपर, क्या रिसर्च की है? अब आप देखें, हमारे पंजाब की एवरेज पैदावार 30 मन है, इंडियन पंजाब की एवरेज पैदावार गंदम की 50 मन से ऊपर है। ये जो गैप है पाकिस्तानी काश्तकार की, ये कौन फिल करेगा? हमारे रिसर्च के इदारों का बजट बिल्कुल ना होने के बराबर है, तनख्वाहों के पैसे होते हैं। लेकिन जब तक हमारी पैदावार ना बढ़ाई जाए, हमारी पैदावार लागत को कम ना किया जाए और रिसर्च पे बजट खर्च ना किया जाए, एग्रीकल्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट ना की जाए। अब देखें ना, आपका रेलवे नुकसान में जाता है, आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, सब्सिडी देते हैं, पीआईए में देते हैं, स्टील मिल में देते हैं। एग्रीकल्चर पे आपने क्या किया? तो किसान पैकेज एक आता है, वो उसका ऐलान किया जाता है, खबरों में चलता भी है। जी जी जी, दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड और दुनिया का सबसे बड़ा मजाक किसान पैकेज रहा है आज तक दुनिया का। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है। मैं आपको अभी की मिसाल देता हूं, 1800 अरब रुपए का पैकेज है, मुझे ला दे उसमें 10 अरब निकाल के दिखा दे। यानी इतना बड़ा झूठ, काश्तकार के साथ मजाक है। काश्तकार क्या है जी? और काश्तकार तो मुहब्बे वतन है, वो तो अपनी जमीन का टुकड़ा उठा के किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल नहीं कर सकता। उसका जीना पाकिस्तान में, उसका मरना पाकिस्तान में, उसकी औलाद इधर, जदाद इधर, तालीम इधर, उसकी सेहत इधर। राइट खोकर साहब, यही सवाल मैं अपने सामने बैठे काचलो साहब से पूछना चाहूंगा कि क्या आपकी भी राय किसान पैकेज के ऊपर यही है? किसान पैकेज वाकई में एक मजाक है हमारे लिए। डायरेक्ट जो हमें रिलीफ मिलनी चाहिए वो तो हमें मिलती नहीं है। अब ये आप फ्लड्स के बाद का भी हाल ले लें। फ्लड्स के बाद गंदम की पैदावार के लिए आपके टीवी के इश्तिहार भी निकले कि आपको ये सब्सिडी दी जाएगी, आपको ये दिया जाएगा। 3 दफ़ा इनके प्रोग्राम बने हैं, तीनों दफ़ा जो है प्रोग्राम बनते बनते इनकी कोई डिस्पर्समेंट्स नहीं हुई हैं। अभी जाकर इनके कागजात फाइनल हुए हैं और अब ये जाकर हमें जनवरी के अंदर डिस्पर्समेंट्स करेंगे और वो भी एक बोरी जो है फर्टिलाइज़र की देंगे। जब आपकी पूरी फसल भी लग गई, सब कुछ हो गया, तो वो आपके किस चीज़ के काम में? जब हमारे पास जो है, जिस इलाके से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, वहाँ पर भी बंदी है, तो आप वो एक बैग फर्टिलाइज़र का आप इस्तेमाल भी कहाँ से कर सकेंगे? आप अपने पैरों पे कहाँ से खड़े हो सकेंगे? एक बेसिक बुनियादी चीज़ जो है आपको और हमारी आवाम को समझनी है, खासकर किसान को, कि हम कारोबार कौन से में हैं। अगर आप टैक्स की बात करते हैं और आप एक बिजनेस की बात करते हैं, तो देन यू हैव टू आइडेंटिफाई कि व्हाट बिजनेस आर वी इन। वी आर इन द बिजनेस ऑफ रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग। जब आपके पास आपकी पूरी पाकिस्तान जो है रॉ मटेरियल की एक पैदावार की एक सनत है और उसको आप सपोर्ट नहीं करते हैं, तो आप कैसे उसको बोल सकते हैं कि आप हमें टैक्स दें? जिस दिन हमने वैल्यू एडिशन की तरफ गए और वो लिमिटेशंस जो बेसिक हैं, जैसे अगर मैंने लास्ट मंथ जो है कोशिश की कि मैं वहाँ पे वैल्यू एडिशन का एक प्रोजेक्ट लगाऊं, मेरी फर्स्ट कंसिडरेशन ये थी कि मैं पावर वहाँ पे कैसे लाऊंगा। अगर हम फार्म टू टेबल और सस्टेनेबिलिटी और ये सारी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो वो एक माशरे के अंदर हमें करना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें एक बेस तो चाहिए। हम ज़रात को ज़रात नहीं समझते हैं, बाकी सारी दुनिया जो है उसको एक कारोबार की नज़र में देखती है। एंड व्हेन यू अप्रोच इट एज रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग, फिर देन द स्काई इज़ द लिमिट। लेकिन आप वो बेसिक इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, अपनी बुनियादी चीज़ों के अंदर, देन यू कांट एक्सपेक्ट एनी ग्रोथ। अग्रीड। टैक्स रिफॉर्म्स, जो मैं कंक्लूड करूंगा अपने सवाल को, कि टैक्स रिफॉर्म्स आने चाहिए, उस शर्त में आने चाहिए कि जब पूरा रीस्ट्रक्चर किया जाए, रीऑर्गेनाइज किया जाए, रीफाइनेंस किया जाए और फिर वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए जो फार्मर्स की ज़रूरत है,
तो यकीनन टैक्स रिफॉर्म्स भी आ सकते हैं। लेकिन ये पहलू ही बड़ा अच्छा हमारे हमारे पैनल ने रेज किया कि जितने भी इनपुट्स हमारे किसान खरीदते हैं उस पर टैक्स अदा करते हैं, फिर ही काम आगे चलता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मैं आज डिस्कस करना चाहता हूं पाकिस्तान की मिट्टी, हमारी सॉइल की हेल्थ कैसी है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस ब्रेक के बाद देखते रहिए वेकअप पाकिस्तान। वेलकम बैक टू वेकअप पाकिस्तान। बात हो रही है ज़राअत की सनत की और हम अब बात करेंगे मिट्टी की। पाकिस्तान की मिट्टी आज कितनी जरखेज है, वो कौन से मसाइल हैं जिसकी वजह से हमारी सॉइल की हेल्थ, उसकी सेहत, उसकी फर्टिलिटी कम हो रही है। कि जिस तरह बात हुई ब्रेक से पहले कि जहां भारत 50 मन की पैदावार निकालता है, यील्ड निकालता है, हम 20-30 मन पे आज तक फंसे हुए हैं। इतने साल गुजर गए लेकिन अपनी यील्ड में इजाफा नहीं कर पाए। मिट्टी के अंदर 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटाश, और ऑफ कोर्स इसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो होना चाहिए। यानी अगर मिट्टी के अंदर अर्थवर्म्स होते हैं तो बहुत हेल्दी है, नहीं है तो नहीं है। लेकिन मेरे पैनल पे इतने बड़े बड़े एग्रीकल्चरिस्ट हैं कि शायद मैं सॉइल के बारे में ज्यादा टेक्निकल बातें ना करूं और उनसे पूछूं तो ज्यादा अच्छा है। लेट मी स्टार्ट विद हारून शरीफ साहब। आप माशाल्लाह से पाकिस्तान में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन रहे हैं, आप बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट डेलीगेट्स को लीड करते आए हैं जो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करना चाहते थे। लेकिन हर एग्रीकल्चरिस्ट ये सोचता है कि क्या मिट्टी में इतनी ताकत है कि यहाँ पर इतना इन्वेस्ट किया जाए, क्या मुझे ये इतने कमा के देगी, क्या फर्टिलिटी इसमें इतनी है कि पैदावार और यील्ड में इजाफा हो। लेकिन सैडली जो रिपोर्ट मैंने सर आज देखी तो पाकिस्तान में जो वाहिद डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर जो मिट्टी है जो कंप्लीटली फर्टाइल है वो कंबर शहदाद कोट है। बाकी सारे पाकिस्तान, पंजाब, सिंध में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वहां वीक या वेरी वीक सॉइल पाई गई है, जिसकी जो लेवल्स थे वो काफी लो थे। आप क्या कहेंगे शरीफ साहब? जी वेरी क्विकली, मैं टेक्निकल साइड पे तो बात नहीं करता, लेकिन मैं इसको सपोर्ट जरूर करता हूं कि ज़राअत को हमें अपनी तरजीह बनाने की जरूरत है एज एन इकोनॉमिक पॉलिसी का एक प्रोडक्टिव रियल सेक्टर। जब आप तरजीह बनाएंगे तो फिर ये जो बात हो रही है कि रिसर्च के रिसोर्सेज आने चाहिए, जो आप सॉइल टेस्टिंग की बात कर रहे हैं और क्वालिटी की बात कर रहे हैं, मैंने प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन की बात की है। पहली तो बात यह है कि अगर उसको तरजीह बनाया जाएगा तो वो उसके अंदर आएगी। अनफॉर्चुनेटली ये इस वक्त जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कहाँ जा रही हैं? वो जा रही हैं रियल एस्टेट में, गोल्ड में, डॉलर में। ना ज़राअत हमारी तरजीह है, ना कंपेटिटिवनेस ऑफ इंडस्ट्री एक्सपोर्ट ओरिएंटेड तरजीह बन पाई है। क्यों सर? जहां तक आपका क्यों पहला सर? क्यों सवाल था, सर? यहाँ पे सवाल बनता है सर, क्यों नहीं तरजीह बन पाई शरीफ देखिए साहब? बात ये हो रही है कि अगर ये इसकी जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है वो बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखें हिस्टोरिकली जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो तरजीह बनाती हैं जहां पर आपकी कंस्टिट्यूएंसी होती है। अच्छा, अब अगर आप कंस्टिट्यूएंसी बना लेते हैं उसको, तो आप उसको या तो सब्सिडीज के थ्रू सपोर्ट करते हैं या आप उसको एक प्रोडक्टिव सेक्टर देख के करते हैं। जिन लोगों का मेजॉरिटी ऑफ लैंड होल्डिंग है, गालिबन वो लोग हिस्टोरिकली इसको एक ओपन अप करना ही नहीं चाहते थे, इसको इनफॉर्मल रखा गया। सो इसको इस वक्त आपको याद है भुट्टो साहब ने जो लैंड रिफॉर्म्स भी की थी वो भी इफेक्टिव नहीं हो पाई थी। एक तो हमें बड़ा क्लियरली अब देखना है कि अगर ज़राअत को उठाना है एज ए तरजीह तो हमें एक बेसिक इसके स्ट्रक्चर में तब्दीली लानी पड़ेगी, ओनरशिप पैटर्न देखने पड़ेंगे, उसको हमें कॉर्पोरेटाइज करना पड़ेगा, उसको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। और सर डू यू थिंक सर डू यू थिंक कि जो रियल स्टेट में और जमीन में लगातार इन्वेस्टमेंट हो रही है, लेटेस्ट सर्वे ये कहता है कि पाकिस्तानियों की 88% इन्वेस्टमेंट रियल स्टेट में हो रही है। और हम ये भी जानते हैं, खबरों में देखा है कि जो ज़रई ज़मीनें उन्हें ख़त्म करके हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं पंजाब में। कितना नुकसान हो रहा है एग्रीकल्चर को इस रियल स्टेट के ट्रेंड से सर? ये बिल्कुल जी, देखें जो इंसेंटिव जब हम रियल एस्टेट की तरफ ले गए हैं, देखिए रियल एस्टेट में तो सिर्फ ब्रोकर पैसे कमाता है। अगर आप एक फार्म को डेवलप करते हैं, इंसेंटिव्स देते हैं, फाइनेंसिंग देते हैं, टेक्नोलॉजी देते हैं, जॉब क्रिएट होता है, एक्सपोर्ट बनेगी, प्रोडक्टिविटी आएगी। लेकिन उसके लिए मैं क्लोजिंग में ये कहूंगा कि जो हमारे लीडिंग फार्मर्स हैं उनको अपने आप को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, उनको एक इकोनॉमिक वैल्यू प्रोपोजिशन टेबल पे रखनी पड़ेगी कि जी हम ये आपको डिलीवर कर सकते हैं। इन रिटर्न दे शुड आस्क कि हमें ये चीज चाहिए। ये नहीं हो सकता कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना दें, सड़क भी बना दें, रिसर्च भी कर दें, फिर हम देखेंगे कि क्या करना है। ये टू वे एक डायलॉग होता है ताकि आप दोनों अग्री करें
और उनको मैं अर्ज करता हूं कि हुकूमत के सामने एक वैल्यू प्रोपोजिशन रखे कि हम प्रोडक्शन को एक्स से वाई पे ले जा सकते हैं, प्रोवाइडेड ये रिफॉर्म्स की जाए। और ये रिफॉर्म फार्मर्स को खुद डिजाइन करनी चाहिए, क्योंकि वो इसको समझते हैं, बजाय इसके कि सब कुछ हुकूमत पे छोड़ दिया जाए। इस पर मैं ये बात खत्म करूंगा। लेकिन ये इस वक्त फूड सिक्योरिटी दुनिया का एक मेजर इशू है, और पाकिस्तान देखिए नेट इंपोर्टर बनता जा रहा है, हमें इसको तरजीह राइट, वेल सेड हारून शरीफ साहब। मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए खोकर साहब आपकी तरफ आऊंगा और पूछना चाहूंगा कि सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए एनिमल मैन्योर जो गोबर होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनिक मैटर क्रिएट करने के लिए मिट्टी के अंदर। लेकिन देखा यह गया है कि जो गोबर पैदा होता है उसका आधा कलेक्ट होता है, उस आधे का आधा फ्यूल में चला जाता है, और फिर 1/4 सिर्फ जमीन को मिलता है पाकिस्तान की, जिसकी वजह से सॉइल हेल्थ इंप्रूव होती है। आपकी नजर में क्या इश्यूज हैं सर सॉइल हेल्थ के हवाले से? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमें यह तस्लीम करना पड़ेगा कि जमीन एक जानदार चीज है जो ऐसा ऐसा मरती जा रही है। इस वक्त उसका ऑर्गेनिक मैटर जीरो हो गया है, पीएच उसकी हाई हो चुकी है, हमने उस पर तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। हमें कुदरत ने एक खजाना दिया जिप्सम का, जो हमने इंडिया को एक्सपोर्ट कर दी, अपने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया। हुकूमत ने इस तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। मैं पिछले 10 साल से शोर बचा कि इसके लिए 15-20 अरब रुपए रखा जाए ताकि हम अपनी ज़मीन को बेहतर कर सके। आज जो गोबर खाद का उसका इस्तेमाल भी बिल्कुल ना होने के बराबर है। वो छोटा फार्मर इस्तेमाल करता है, बड़ा काश्तकार वो भी नहीं करता। फिर आगे आपकी ज़मीन के हवाले से अब क्लाइमेट चेंज से काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं। फिर अभी जो रियल एस्टेट का जो बिजनेस चल पड़ा है, मैं मुल्तान का रहने वाला हूँ, हमारे मुल्तान के सारे आम के बागात अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो चुके हैं। तकरीबन हज़ारों एकड़ पे कॉलोनीज बन चुकी हैं और अगले 50 साल तक वो आबाद नहीं हो सकती। हमारे यहाँ कोई प्लानिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इसीलिए हमारी पर एकड़ पैदावार दुनिया से बहुत कम है। हम उसका टेस्ट नहीं करवाते। हमारे पास जब तक हम अपनी सॉइल का टेस्ट ना करवाएं उस वक्त तक हमारी पैदावार बेहतर नहीं आ सकती कि हमने उसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से इस्तेमाल करने हैं, जिंक कितनी इस्तेमाल करनी है, हमने नाइट्रोजन कितनी इस्तेमाल करनी है, फास्फोरस कितनी इस्तेमाल करनी है, पोटाश कितनी इस्तेमाल करनी है। फिर हमारे यहाँ बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर का इस्तेमाल भी नहीं है। हम उठाते हैं, एक डीएपी उठाते हैं, यूरिया उठाते हैं, हमें 2 ही खादों का पता है, तीसरी खाद का पता ही कोई नहीं कि हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए। हम वो इस्तेमाल नहीं करते। जब तक हम बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर की तरफ नहीं आएंगे उस वक्त तक हम अपनी पैदावार कभी भी नहीं बढ़ा सकते। हमारा मेन इस वक्त इशू बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर है। फिर ये ग्रीन मूवमेंट करने के लिए भी अगर वो हम करते हैं तो हमें उसके लिए भी जमीन को 3 साल में अगर हम 6 फसलें काश्त करते हैं तो हमें चाहिए उसको 4 फसलों पे लेके आए, क्योंकि उसके बगैर एक दरमियान में एक फसल लगा के जिसको रोटावेट करें। होना ये चाहिए कि जो हमारे पास फसल होती है, जो फसल को ऊपर फल होता है, फर्स्ट क्या कॉटन है, कॉटन की हमें रुई चुन लेनी चाहिए जो उसकी स्टिक है, वो जमीन की खुराक है, हमें वो जमीन में दबा देनी चाहिए, जो हम नहीं करते। फिर हमने शुरू कर दिया है कि हमने अगर हार्वेस्ट किया, गंदम हार्वेस्ट किया, राइस हार्वेस्ट किया, तो हम वहाँ पे आग लगा देते हैं, उससे भी जमीन का नुकसान होता है। हमें अब बेहतर तरीके से जाना चाहिए, क्योंकि अब फूड सिक्योरिटी दुनिया का नंबर 1 इशू बन गया, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे चली गई। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में है। अब आप ये देखें, इस वक्त 14 से 15 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की इंपोर्ट कर रहे हैं। वजह कि हमारी जमीन दिन ब दिन कम हो रही है, आबादी हर साल 3%, 2.5 से 3% बढ़ रही है, हमारी उस तरफ कोई तवज्जो ही नहीं है। अब ये देखिए कि गंदम हम इसके एक्सपोर्टर हुआ करते थे, अब हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। यकीनन सोचने की जरूरत है, जिस मुल्क में डॉलर की इतनी किल्लत हो वहाँ 14-15 अरब की इंपोर्ट होना। लास्ट मेरी एक बात है, 92 में हमारी कॉटन की प्रोडक्शन थी 1 करोड़ 28 लाख बेल, इंडिया 1 करोड़ 10 था। अब इंडिया 4 करोड़ पे चला गया, हम 45 लाख पे आ गए, 1 करोड़ 28 से 45 लाख पे आ गए। मैं समझता हूँ एज ए फार्मर मेरे लिए बहस शर्म है, क्योंकि हमने ना जदीद टेक्नोलॉजी अपनाई, ना हमने एग्रीकल्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट की, ना हमने काश्तकार को उसको कोई सबक सिखाया, उसको बिठा के उसको कोई ट्रेनिंग दी। हमारे यहाँ पूरे पाकिस्तान में काश्तकारों की ट्रेनिंग के लिए, काश्तकार के ड्राइवर की ट्रेनिंग, ट्रैक्टर ड्राइवर की ट्रेनिंग के लिए, काश्तकार के मैनेजर की ट्रेनिंग के लिए कोई स्कूल नहीं है। अब वही फार्मर अच्छे जा रहे हैं, लेकिन मैनेजर जो है ना वो बड़े पढ़े लिखे हैं। खोकर साहब, अगर काश्तकार अपनी ज़रई जमीन हाउसिंग सोसाइटियों को चंद रुपए कमाने के लिए बेच देगा तो यकीनन काश्तकार अपनी सोसाइटी में अपना मकाम भी खो देगा। मेरा सवाल है इस वक्त पाशा साहब से, तौफीक पाशा साहब को। उसकी वजह आप सुन लें जी। जी सर। उसकी वजह यह है कि पिछले 50 साल से जो मैं देख रहा हूं कि हुकूमती तरजीहात में एग्रीकल्चर कहीं भी नहीं है। यहाँ पे काश्तकार की रेस्पेक्ट नहीं है, काश्तकार को पाकिस्तानी और इंसान तक तस्लीम नहीं किया गया।
काश्तकार तो अपने मुल्क से मोहब्बत करता है, अपने ज़राअत से भी मोहब्बत करता है, लेकिन जब उसको उसका प्रॉफिट उसको नहीं मिलता, जब उसको फसल का सर उसको शायद बेहतर रेट नहीं सर आप सही कह रहे हैं, लेकिन शायद इसकी एक बड़ी वजह खोकर साहब ये है कि काश्तकार के जो सियासी रहनुमा होते हैं जब वो इक्तदार में आते हैं तो उनके एजेंडाज, उनके मफादात काश्तकारी से हट जाते हैं और वो सियासी बन जाते हैं। नहीं, सियासी रहनुमाओं को छोड़ो, वो तो जाके पार्लियामेंट में ज़राअत को छोड़े, वो पाकिस्तान के लिए कभी बात नहीं करते। सर पाशा साहब इंतजार कर रहे हैं। सर अगर खोकर साहब इजाजत दे प्लीज। पाशा साहब आपकी तरफ सॉइल हेल्थ का सवाल देना चाहता हूं कि आपकी नजर में पाकिस्तान की सॉइल हेल्थ के प्रॉब्लम्स क्या हैं? वाटर लॉगिंग है, सैलिनिटी है, पीएच लेवल है, क्या करना चाहिए हमें? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना पड़ेगा कि पूरे पाकिस्तान में जैसे जैसे आप मूव करते हैं सॉइल की कंडीशंस चेंज होती रहती हैं। हर जगह सॉइल की कंडीशंस मुख्तलिफ हैं एंड डेफिनेटली हमारी सॉइल ओवर एक्सप्लॉइट हो चुकी है। और वो भी एक ऐसे कारीगर जो फार्मर है वो कारीगर है, जो ज़मीन है वो मशीन है। उसको जो इनपुट्स दिए गए इन चेंज टाइम्स, वो इनपुट्स उसके बाप दादा नहीं यूज़ करते थे। उसकी टेक्नोलॉजी, दूसरी जो टेक्नोलॉजी और नॉलेज है वही बाप दादे के ज़माने की है, लेकिन उसको आपने बीटी और केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स ये देकर आपने उससे क्रॉप्स उगवाए हैं। अब वो स्टेज आ गया है जहां ज़मीन जो है वो बिल्कुल ही एक्सप्लॉइट हो चुकी है। There is not one solution, there are different solutions for the different areas. You mentioned waterlogging, that is one of the reasons why हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा ज़मीन ख़राब हुई है। तो बहुत सारी मुख्तलिफ हमें अप्रोचेस करनी पड़ेंगी इस ज़मीन को सही करने के लिए। One of them definitely, देखें जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं उनको पता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी, एग्रो फार्मास्यूटिकल कंपनी के नुमाइंदे आते हैं, वो फार्मर्स को बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। इट्स अ वेरी टफ वन। जो हमारा फार्मर है उसने चेंज भी किया है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वो जो जमीन में काम कर रहे होते हैं, जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, उसकी परसेंटेज अभी तक कम है, और एटलीस्ट दे आर नॉट दैट एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन द लैंड इटसेल्फ। this is going to take some time to change, लेकिन हमें जो है, we all know what the problems are, we also know what the solutions are, हमने सिर्फ उनको अब implement करना है। और ये फूड सिक्योरिटी जो है कहना आसान है, लेकिन अगर आप देखें तो हमारे मुल्क में तो बहुत ही सीरियस सिचुएशन है फूड सिक्योरिटी का। जो एक जमाने में कहा गया था कि टेररिज्म इज नॉट एज मच ऑफ अ थ्रेट एज क्लाइमेट चेंज इज, climate change is no longer as big a threat as food security is, and climate threat जो है हमारे सिर पे आके गिर गया। तो इसको बहुत, हमारे पास वक्त नहीं है, हमने इस पे अमल करना है। और जो जितनी सारी चीजें हैं जो इन्होंने कहा कि वो जला देते हैं, शुगर केन का जो कचरा होता है वो जला देते हैं, ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो गया है, गोबर की खाद कम डलती है, बट गोबर की खाद इज नॉट ऑल, ग्रीन मैन्योर है, देयर इज सो मच जो हमारी जमीनों को करने की जरूरत है, पानी की निकासी की जरूरत है। तो बट वो टाइम जो है ना, और मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आपका घर जल रहा हो तो आप क्या करेंगे? बैठ के देखेंगे और कहेंगे घर जल रहा है? नहीं, आप फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे। और जब तक फायर ब्रिगेड नहीं आती है तो क्या आप बैठ के देख रहे होंगे जलते हुए घर को? नहीं, आप उठ के बाल्टी उठा के उस पर पानी डालना शुरू करेंगे। घंटी बज रही है फायर ब्रिगेड की, टंग 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 टंग, इमरजेंसी है। We need to act now, because यकीन करें जैसे बड़े शहरों में लोग महंगा सेल फोन लेते हुए चलते हुए रोड पे डरते हैं, उस तरह एक ऐसा टाइम आएगा कि एक आदमी तंदूर से घर जा रहा होगा, 2 नान उसके हाथ में होंगे, कोई छीन के ले जाएगा। बहुत बड़ी पॉपुलेशन है हमारी। तौफीक पाशा साहब, आपकी बात सुनने के बाद मुझे कहने का दिल चाह रहा है, वेक अप पाकिस्तान, इट्स नाउ और नेवर, प्लीज वेक अप। काचेलो साहब, एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस ने एक रिपोर्ट दी पाकिस्तान में कि फार्मर्स जो हैं वो ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं और एनपी फर्टिलाइजर यानी यूरिया और डीएपी का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ हमारी सॉइल हेल्थ पे, और कितने अरसे तक हम यही गुलामी करते रहेंगे और बैलेंस ऑफ फर्टिलाइजर्स का जिक्र नहीं करेंगे? इस सवाल का जवाब काचेलो साहब इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए वेक अप पाकिस्तान।
वेलकम बैक टू वेक अप पाकिस्तान। डिस्कशन बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है। मैं वेलकम कर रहा हूं प्रोग्राम में नदीम शाह साहब, आबादगार बोर्ड के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। किसानों की हमेशा आवाज बनते हैं। थैंक यू सो वेरी मच शाह साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। बट बिफोर आई कम टू यू, काचेलो साहब से मैंने ब्रेक पे पहले जाने से एक सवाल पूछा था कि जो इतना फर्टिलाइजर इस्तेमाल हो रहा है, यूरिया, डीएपी, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट भी कह रही है कि हम ऑर्गेनिक मैटर यूज ही नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से सॉइल हेल्थ हमारी तबाह बर्बाद हो गई है। काचेलो साहब, हाउ सीरियस इज द सिचुएशन राइट नाउ? सिचुएशन इज एक्चुअली क्वाइट डायर। हमने इतना गलत जो है ज़मीन के साथ किया है। ज़मीन वाकई एक जीती जाती चीज़ है। प्रॉब्लम यह है कि हम उसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेते। हम असल में हैं कस्टोडियन, ज़िम्मेदार हैं ज़मीन के। हम उसके मालिक नहीं हो सकते। हमें अगली नस्ल के लिए भी करना है। आज जो मैं दरख्त लगा रहा हूँ वो अपने बेटे के लिए लगा रहा हूँ, लेकिन ये ज़िम्मेदारी से हमें जो है लगाना पड़ता है। अभी मैं आपको एक मिसाल दूँ कि एक फर्टिलाइज़र की रजीम जो आती है, एक कोई सस्ता फर्टिलाइज़र आता है, वो मैं आपको मिसाल दूँ अमोनियम सल्फेट का, वो हमारी ज़मीन के लिए बहुत बेहतर है। वो जो भी हमारी ज़मीन के अंदर प्रॉब्लम्स आए हैं उसको थोड़ी सी भुरभुरा करती है। ओवर टाइम इट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट कि आपकी ज़मीन को वापस शेप में लाए। फार्म यार्ड मैन्योर इज़ नॉट ऑल इन ऑल एवरीथिंग, लेकिन हमारे पास क्योंकि लोग जो हैं इतने दब गए हैं, पिस गए हैं, वो इतने डरे हुए हैं कि जब वो एक फर्टिलाइज़र वो देते हैं अमोनियम सल्फेट का, तो उसके साथ जो है तजवीज़ उनको दी जाती है कि आप साथ में जो है यूरिया जो है मिला दें हाफ बैग। अब ये हो गई बात कि आपने दूध खालिस तैयार किया और आखिर में जाकर आपने उसके अंदर पानी की मिलावट कर ली। वो जो है एप्लीकेबल नहीं होता। आपका सारा जो सॉइल स्ट्रक्चर है वो बेस्ड है गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के ऊपर कि आखिर में जाकर जो नतीजा आपने निकालना है वो आपको पैदावार निकालनी है, आपने उसकी परवरिश करनी है, आपको उसको देखभाल करके उसको ज़मीन को बनाना है। ज़मींदारी एक बेसिक पॉइंट समझता है कि आज अगर मैंने एक फसल लगाई तो मैं उम्मीद रखता हूं कि अगले साल मैं उससे बेहतर फसल लगा सकूंगा, भले बेशक किसी और बड़ी क्रॉप की, ताकि उसकी रेवेन्यू जनरेट हो। लेकिन जो उसको भी एडवाइस दी जाती है वो भी माजरत से अनपढ़ लोग हैं, सिर्फ वो बॉटम लाइन को अपनी देखते हैं और वो फार्मर को अपनी लॉन्गजेविटी की तरफ नहीं लेकर जाते हैं। हम अगर सॉइल को समझें तो सॉइल हमें एक रॉकेट साइंस जो ज़राअत बन जाती है, वो हमारे लिए एक चांस है कि हम अपनी ज़राअत को सुधार सकें। हमें वो पौधे को वो खुराक देनी पड़ती है जो सॉइल वो उसको नहीं दे रही है। हम ज़्यादा उसको दे देते हैं, गलत चीज़ें उसको दे देते हैं, जिससे हम और सॉइल को जो है बिठा लेते हैं। मैल प्रैक्टिसेस। अगर हमारी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी और फार्मर तक हम वो तजवीज़ उसको पहुँचाएँ कि जो उसकी ज़मीन के मुताबिक है, तो फिर वी स्टैंड ए फाइटिंग चांस। लेकिन हमारे पास अनफॉर्चुनेटली हम जाकर जो है आ जाते हैं बॉटम लाइन पे हर चीज़ पे कि शॉर्टकट लेकर हमें जो है पैसे कमाने हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक लफ्ज़ है कि हम सॉइल के ऊपर बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक, कि पाकिस्तान में हमारे पास जो भी नई कंपनी खुलती है वो बोलती है ऑर्गेनिक फ़लान चीज़, ऑर्गेनिक फ़लान चीज़, ऑर्गेनिक फ़लान चीज़। सो ऑर्गेनिक सुनने में तो एक बहुत अच्छा आपको जो है तस्वीर लगता है कि यार ये ऑर्गेनिक है, ये खालिस होगा। लेकिन जब हमारे पास वो फ्रेमवर्क ही नहीं है कि किस बुनियाद पे हम उसको बोल रहे हैं कि वो ऑर्गेनिक हमने बनाई है। ऑर्गेनिक बनाने के लिए आपको एक होलिस्टिक अप्रोच ज़राअत पे लेनी पड़ती है। जो आपका पड़ोसी करता है वो आपके ऊपर भी उसके असरात पड़ते हैं। हमारी बुनियाद जो है ज़राअत की वो है पानी। जब आपका पानी का जो क्रिटिकल सिचुएशन है हमारे पास, मैं वाटर शॉर्टेज की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कंटेमिनेशन की बात कर रहा हूँ कि उसी पानी के अंदर आपके इतने एफ्लुएंट्स हैं, कंटेमिनेशन है कि आप अपनी तरफ से बेहतर भी करना चाहें फर्टिलाइजर इंपोर्ट्स की तरफ से या फार्म यार्ड मैन्योर के भी इंपोर्ट्स की तरफ से, तो वो आपका पानी जो है आगे से इतना ख़राब आएगा कि वो आपको ऑर्गेनिक होना ही नहीं देगा। माज़रत के साथ जो हमारा तस्वुर है देसी का, वो हमने अप्लाई किया है ऑर्गेनिक के ऊपर। अब वो देसी हम समझते थे कि एक ज़माने में देसी खालिस है, वो अच्छी चीज़ है, वो बंदे ने प्यार मोहब्बत से की है तो वो अच्छी होगी हमारे लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कहानी नहीं है। राइट काचेलो साहब, विल डिस्कस वाटर इन अ बिट। तफसील में उसको डिस्कस करूंगा मैं कि हम किस तरह पानी की तरफ बढ़ें, उसको सही तरह इस्तेमाल करें। शाह साहब, आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, जो हम बात कर रहे हैं आज सॉइल हेल्थ के हवाले से, बायोमास का पोटेंशियल, हम जानते हैं कि जो अर्थवर्म्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके पोटेंशियल को हम क्या तबाह नहीं कर रहे हैं बार बार टिलिंग करने से? टिलिंग कितनी ज़रूरी है आपकी नज़र में? क्योंकि देखा यही जाता है कि जो प्लांट के लेफ्ट ओवर्स होते हैं, जिनमें रूट्स भी होती हैं और प्लांट लिटर भी होता है, स्टबल्स भी होते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको भी जला दिया जाता है। मुल्क में इस वक्त सॉइल हेल्थ को नदीम शाह साहब आप कैसे देखते हैं और इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन आप क्या देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काचेलो साहब ने काफ़ी तफसील में आपको बताया ये फर्टिलाइज़र के यूजेजेस, वाटर कंटेमिनेशन के हवाले से।
लेकिन सॉइल जो है वो डिग्रेडेशन दिन ब दिन हमारी बढ़ती जा रही है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये अर्थवर्म और इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी ऑर्गेनिक के तौर पे हमें काम देते हैं, क्योंकि वो सारा अंदर जो उनका सिस्टम चलता है वो बेसिकली सॉइल हेल्थ के हवाले से चलता है, और उसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और साथ में ये भी मैं आपको बताता चलूं कि जैसे रेजिडुअल है अपना कपास के स्टबल्स हैं, मोंजी की स्ट्रॉज हैं, गंदुम का स्ट्रॉज हैं, गन्ने के पत्ते हैं, तो हम इनको सबको रोटावेट करके, इनको मल्चिंग करके हम सॉइल हेल्थ बदला सकते हैं। लेकिन साथ साथ देखें, जो केमिकल स्प्रेज होते हैं हमारे पास, अमूमन सब्जियों को, भिंडी है, गोभी है, टमाटर है, मिर्च है, उनको रेगुलर स्प्रे होते हैं, और वो स्प्रे होते हैं जो जिनकी मिनिमम रेजिडुअल लिमिट जो है वो 10 दिन 12 दिन है। और हालांकि यहाँ पे एक दिन स्प्रे होता है, दूसरे दिन वो सब्जी मंडी में होती है। तो बात यह है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एट ग्रास रूट लेवल, जब तक आप काश्तकार को नहीं बताएंगे, नहीं समझाएंगे, वो नहीं कर सकेगा। उसके अलावा कॉस्ट बेनिफिट रेशियो नहीं है। आप देखेंगे जो भी आता है मोटरसाइकिल पे टर करके आ जाता, कहता है कि जी ये ऑर्गेनिक ले लो, जी ये केमिकल ले लो, जिसको खुद एबीसी खबर ही नहीं है अपना एग्रीकल्चर की। तो बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन है। बल्कि हमारे पास मटियारी, सांगड़, मीरपुर खास, टंडोला यार में तो ग्राउंड वाटर WHA की रिपोर्ट के हिसाब से पीने के लिए नहीं मुनासिब, उसमें संख्या हो गई है, उसमें गंदक आ गई है। जो भी हम वीडीसाइड, पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं वो जेर जमीन जा रहा है। तो जहां तक आबादी का ताल्लुक है मेरे फसलों का, वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन ह्यूमन हेल्थ जो है उसको टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए। साथ साथ जो है हमें ये जो प्लांटेशन अभी बता रहे थे काचेलो साहब के, हम जो ये कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, तो ये हम सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं कर रहे हैं, सारे मुल्क को कौम के लिए कर रहे हैं। और जो आपने टिलेज की बात की, आजकल जीरो टिलेज का जमाना आ गया है। हम जो है चावल और मोंजी की फसलों में जीरो टिलेज के ऊपर गंदम लगा रहे हैं, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने जीरो टिलेज की मशीनें भी दी हैं, काश्तकारों को मोटिवेट भी कर रहे हैं, तो वो लगा रहे हैं, उस तरफ आ रहे हैं। लेकिन जो इसका क्वांटम है या जो इसकी स्पीड होनी चाहिए वो अभी तक नहीं है। उसकी मेन वजह यह है कि काश्तकार के पास इन्वेस्टिंग फाइनेंस है ही नहीं। वजीर आजम साहब ने ऐलान किया कि हम जो है ये लोन माफ करेंगे, फिर बाद में आया कि नहीं जी इसको रीशेड्यूल करेंगे, इंटरेस्ट माफ करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है। हर कमर्शियल बैंक डंडा उठा के बैठी है कि भाई लोन जमा कराओ। शाह साहब, अभी थोड़ी देर पहले हमारे प्रोग्राम में हारून शरीफ साहब थे, साबिक चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो कह रहे थे कि एग्रीकल्चर को इनफॉर्मल से फॉर्मल में लाना होगा सेक्टर में। मैं बड़ा हैरान हुआ कि आज तक हमारा एग्रीकल्चर इनफॉर्मल है। आप भी जो बातें कर रहे हैं लग ऐसे ही कुछ रहा है कि रीस्ट्रक्चरिंग, रीऑर्गेनाइजिंग, रीफाइनेंसिंग, सीड से लेकर एवरी स्टेप पर बिजाई से कटाई तक जो है काम करने की जरूरत है। जी हाँ, ऐसे ही है। आप देखेंगे हमारे पास रूरल इंडस्ट्री सिर्फ एक शुगर मिल है। वो शुगर मिलों की चीनी की एक्सपोर्ट करने में इन्होंने 3 महीने का टाइम लगा लिया, जबकि हमारे पास 6.5 लाख टन जो है उनके पास गोडाउन्स में पड़ी हुई थी, और हमारी कंजम्पशन है 1.5 लाख टन। वो फैसला करते 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 इन्होंने इतनी देर की कि शुगर मिलें देर से चली, पेमेंट के मसले हो रहे हैं, जबकि इस वक्त जो है वो पैसे भी नहीं मांग रहे थे सब्सिडी के। उसकी जगह पे टेक्सटाइल को उन्होंने 2 अरब रुपए की सब्सिडी दी। अगर 2 अरब रुपए की सब्सिडी ये एग्रीकल्चर को देते इन शेप ऑफ सीड, इन शेप ऑफ टेक्नोलॉजी, तो कम से कम 100 अरब रुपए का फायदा होता। आप देखें एडिबल ऑयल और अपना जो उसका बिल जो है वो पेट्रोलियम के बाद 2nd नंबर पे है। फिर आप पल्सेस का देखें, आप पल्सेस का जो है वो कितना बड़ा बिल हो रहा है, हमारे पास यहाँ क्यों नहीं हम खुद कफील हो रहे हैं। तो बेसिकली ये सारा गैप जो है वो पॉलिसीज का है, और पॉलिसीज ऐसे बाबू बनाते हैं जिन्होंने गर्मी और सर्दी शीशे वाले कमरों में देखी। मैं आपको एक अजीब बात बताऊं कि कुछ अरसा पहले मैं इस्लामाबाद गंदम की मीटिंग में था, तो एक साहब जो मीटिंग में बैठे थे और बड़े करता धरता थे, वो कह रहे थे कि गंदम का दरख्त कितना बड़ा होता है। अब आप इसमें से अंदाजा लगा लें, जिस आदमी को गंदम के पौधे और दरख्त का पता नहीं है वो हमारी पॉलिसी क्या बनाएगा, क्योंकि ऑफिस में बैठे हुए बाबू के बस का रोग नहीं है ये। आप स्टेक होल्डर्स को सामने लेकर आए,
गवर्नमेंट की ये नीयत नहीं है। हमेशा कहते हैं कि एग्रीकल्चर बैकबोन, लेकिन हर हुकूमत बैकबोन को ही आके जो है ना डंडे लगाती है, पीटती है। आगे अब फूड क्राइसिस आने वाला है, फूड सिक्योरिटी का मसला हो रहा है। फूड सिक्योरिटी के 3 इश्यूज हैं जिनको ये एड्रेस नहीं करते हैं। पहला है अवेलेबिलिटी, दूसरा है असेसिबिलिटी, तीसरा है अफोर्डेबिलिटी। आप अगर गंदुम इंपोर्ट करके मंगा रहे हैं 5,000 रुपए मन है, हैदराबाद में आज 160 रुपए किलो आटा मिल रहा है। जिस आदमी की दिहाड़ी 500 रुपए, वो कहां से आटा लेगा, चीनी लेगा। ये कहते हैं चीनी ना खाओ, भाई वो तो गांव में उधर वो चाय में चीनी मिला के उससे खाना खाते हैं। सब्जियां गोश्त तो लेने के ही जैसा नहीं है, इतना महंगा हो गया है। तो बात यह है कि जब तक आप इनको हमें साथ बिठा के लेकर आए, हम आपसे पैसे नहीं मांगते, हम आपसे मार्केट अच्छी मांगते हैं, हम आपसे सीड क्वालिटी वाला मांगते हैं, और वक्त पे हमें फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड सब अवेलेबल हो, एडल्ट्रेटेड ना हो। राइट सर, ये सब गवर्नमेंट का काम है, हमारा काम नहीं है जी। मिलावट हर चीज में है। जी। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जिनको आगे लेके चलना चाहिए। यहाँ पे व्यापारी की बात तो हर आदमी जल्दी से सुन लेता है, लेकिन आबादगार की नहीं सुनता। जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि एग्रीकल्चर ऐसा शोबा है जो हर चीज जो है इनपुट रिटेल पे लेता है और बेचता होलसेल में है, मंडी में। मैं आपको भिंडी की बात, टमाटर की बात बताऊं, हमारे पास टमाटर जो है अभी 200 रुपए की थैली जा रही है, जिसमें 14 किलो है, लेकिन आपको गाड़े पे, दुकान पे आज भी वो टमाटर 80 से 120 रुपए मिल रहा है। शाह साहब, कभी प्राइस मैकेनिज्म बनाई नहीं ज़राअत में आपको मालूम तो है किस तरह कीमतें तय की जाती हैं। यहाँ पर मैं गुफ्तगू में शामिल करना चाहूँ खोखर साहब को। खोखर साहब, प्राइस मैकेनिज्म का तो आपने थोड़ा बहुत जिक्र किया पहले, लेकिन मैं यहाँ पर फर्टिलाइजर, डीएपी, यूरिया का क्योंकि जिक्र कर रहे थे कि इसका इंपैक्ट सॉइल हेल्थ पे क्या आया है, तो कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट नजरों से गुजरी जिससे बताया गया कि इंसेक्टिसाइड्स इतने खतरनाक हो गए हैं कि जब शहद की मक्खी उस फूल पर बैठती है नेक्टर निकालने के लिए तो उसको बीमारी लग जाती है और दुनिया से शहद की मक्खियां एक्सटिंक्ट हो रही है, खत्म हो रही है, जिसके बाद हमें शायद शहद भी ना मिले। और परेशानी की बात यह है कि इतने खतरनाक इंसेक्टिसाइड्स बना दिए हैं कि शहद की मक्खी भी नहीं बच रही है। तो इसका इंपैक्ट हमारी सॉइल के ऊपर कितना है, फर्टिलाइजर, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का, एंड ओवरऑल सोसाइटी पर भी? सर देखिए जी, इसमें कोई शक नहीं, उसके असरात तो है, क्योंकि हमारे फार्मिंग जो काश्तकार है, काश्तकार के पास इतनी अहलियत या क्वालिफिकेशन उसके पास नहीं है। फिर कंपनीज जो रिकमेंड करती है, फर्स्ट किया मैं वेजिटेबल की आपको बात बताऊं, वेजिटेबल में हमें करना चाहिए जो नॉकडाउन एक्शन होते हैं, पेस्टिसाइड वो हम स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन उसकी बजाय जो वहां पे किए जाते हैं वो दूसरे किए जाते हैं जिनका 15-15, 20-20 दिन असर रहता है, इसलिए वो जहरीली सब्जी हो जाती है। हालांकि सब्जियों के लिए एक अलग पेस्टिसाइड है जिनका नॉकडाउन एक्शन होता है, जब आप करते हैं उसी वक्त उसका असर हो जाता है, उसके बाद उसका कुछ देर बाद उसका असर जायल हो जाता है। देखो शाह साहब बता रहे थे असर जायल होने से पहले मार्केट में पहुंच जाती है लोगों की खुराक बनने के लिए, और फिर उसका असर इंसानों की सेहत पर भी आता है। नहीं, उनपे वो स्प्रे ही गलत किया जाता है, पेस्टिसाइड ही गलत इस्तेमाल की जाती है। वो लोग इसलिए इस्तेमाल करवाते हैं कि उसका असर 15-20 दिन रहता है, ताकि 15-20 दिन तक वो सुंडी से महफूज रहते हैं, लेकिन जब उसको हार्वेस्ट किया जाता है और मंडी तक पहुंचती है और फिर काश्तकार जब आम लोग इस्तेमाल करते हैं उनके सेहत पे फर्क पड़ता है। अब आपके सामने जिस तरह सोयाबीन का इशू बना हुआ है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कि जीएमओ बाहर से आ गया, पूरी दुनिया में उस पर दो तरह की राय है, कुछ जीएमओ को इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। अब आप ये देखें ना कि जीएमओ वहां से तो आ रहा है जी, वो बता रहे हैं कि 2015 से आ रहा है, जहाज क्लियर हो रहे हैं, लेकिन हमें काश्त करने की इजाजत नहीं दी जा रही। अगर हम जीएमओ सोयाबीन लगाएंगे तो हमारी 40% पैदावार बढ़ जाएगी। अब ये मुख्तलिफ यहाँ पे किसी के साथ कोई सलूक होता है, किसी के साथ कोई सलूक होता है, हमारी कोई तरजीहात कोई हमने मुकर्रर नहीं की हुई कि हमने करना क्या है, ज़राअत के साथ हमने क्या करना है। मैं तो पिछले 4-5 दहाइयों से जो मैं देख रहा हूँ कि किसी भी हुकूमत की तरजीहात में एग्रीकल्चर नहीं है, इस पे इन्वेस्टमेंट नहीं की जा रही, इसके रिसर्च पे पैसा खर्च नहीं किया जा रहा। हत्ता कि पूरी दुनिया में रिसर्च यूनिवर्सिटियों के पास है, हमने यूनिवर्सिटी से रिसर्च ले ली, यूनिवर्सिटी को एक जू बना दिया, चिड़ियाघर बना दिया। अब मैं आपको अर्ज करूं, जब लुधियाना यूनिवर्सिटी बनी है 60 की दहाई में, तो उन्होंने जो मॉडल लिया था वो लैलपुर यूनिवर्सिटी को लिया था, और उसके बाद क्या हुआ कि हमने लैलपुर यूनिवर्सिटी से एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी से एक रिसर्च और एक्सटेंशन लेके उसके अलग महकमे बना दिए। अब हमारे बच्चे जो वहां से पढ़ के आ रहे हैं वो बाबू बन के आ रहे हैं, क्योंकि वहां रिसर्च और एक्सटेंशन नहीं है। अब एक बच्चा अगर मेडिकल कॉलेज में जाता है, उसके साथ अस्पताल होता है, उसके बाद वो 2 साल 1 साल या 2 साल हाउस जॉब करता है। यहाँ पे उसको बच्चे को फील्ड एक्सपीरियंस कोई नहीं दिया जाता, जो मस्ट हो कि जब वो डिग्री ले तो लाजमी हो उसके लिए कि 1 साल जाके फार्म पे गुजारे। अब हमारे यहाँ जो पेस्टिसाइड कंपनी में जितने भी एग्रीकल्चर वाले काम कर रहे हैं वो सिर्फ दवाइयाँ बेच रहे हैं,
और तो वहां पे कुछ नहीं हो रहा। हमारे एक्सटेंशन सर्विस को देख लें, जो पाकिस्तान में इस वक्त पंजाब में हमारे को 23,900 मवाजियात है, हमारे एक्सटेंशन के 550 अफसर हैं। बजाय वो फार्म के जाने की बजाय उनके पास जो काम है वो है फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड चेक करना, जुमा बाजार, इतवार बाजार, प्राइस कंट्रोल, डेंगी और कोरोना, ये वो काम कर रहे हैं। काश्तकार के पास तो वो जाते नहीं है, तो अल्लाह रहम काश्तकार को करे सर, कहां से अल्लाह नहीं रहम जो करे सर। एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है खोकर साहब, आई विल कम बैक टू यू। मेरे साथ खोकर साहब भी हैं, काचेलो साहब भी हैं, शाह साहब भी हैं, बड़ा प्यारा पैनल है। जो चीज मैं डिस्कस करना चाहता हूं वो है बीज, पानी और मिडिल मैन, जिसे हम आरती भी कहते हैं, जो असल प्रॉफिट ले जाता है और किसान का हक खा जाता है। इस ब्रेक के बाद देखते रहिए वेकअप पाकिस्तान। वेलकम बैक टू वेकअप पाकिस्तान। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम हो रहा है एग्रीकल्चर के हवाले से, और अब जो मैं बात करना चाहता हूं सबसे पहले बीज की, क्योंकि आज तक पाकिस्तान में कोई सही बीज बना ही नहीं, कोई सीड बैंक बना ही नहीं। उसके अलावा आज जो दुनिया में हो रहा है, जहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, वहां सेलिनिटी रेजिलियंट सीड बनाया जा रहा है। वहां पर आपको बताऊं कि हीट रेजिस्टेंट सीड बनाया जा रहा है, वहां पर ड्राउट रेजिस्टेंट सीड बनाया जा रहा है। हम आज तक वही पुराने तरीकों में फंसे हुए हैं। काचेलो साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, बीज का मसला क्या है? देखिए, बीज का मसला वही बुनियादी है R&D के। हमारे पास वो रिसर्च नहीं है, हमारे पास वो तालीमशुदा इदारे नहीं है जो हमें वो सीड जो है बना कर दें। आपको एक मिसाल दूं प्लांट प्रोटेक्शन का। प्लांट प्रोटेक्शन का पूरा किरदार है कि जो भी बाहर से सीड आता है उसको जो है वैल्यूएट करे, उसको क्वारंटीन में रखे और फिर वो आगे डिस्पर्समेंट्स की तरफ जाए। लेकिन प्लांट प्रोटेक्शन जो है पिछले 30 सालों से, या मैंने भी जब से होश संभाले तब से प्लांट प्रोटेक्शन जो है नील बटा नील है। देयर इज़ नो एक्टिविटी, देयर इज़ नो प्रोसेस हैपनिंग। उसका सबसे बड़ा मिसाल मैं आपको दूं बीटी कॉटन का। बीटी कॉटन पाकिस्तान में आई, उसकी जो रिसर्च थी वो ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक हुई। जब हमारी यहाँ से डेलीगेशंस गई थी, उन्होंने वहाँ से जाकर कुछ बीटी कॉटन जो है अपनी जेबों में भर के लेकर आए। देयर वाज नो गवर्नमेंट इनिशिएटिव कि भाई हमने एक मखसूस प्रोग्राम बनाना है जो हमने इंपोर्ट करना है। अब वो आ तो गया, उसकी वजह से जो हमारी रिसर्च यहाँ पे हुई थी नायाब 78 में, या जो भी हमारी लोकल वैरायटियाँ बन रही थी, वो बीटी की वजह से वो सारी वैरायटियों पे रिसर्च रुक गई। आप सीड का अगर मसला लें तो बुनियादी चीज़ है आपका बीज। वो ज़रात में आपकी ज़मीन, तो हमारी सनत जो है पाकिस्तान में है, वो ज़मीन कहीं और से नहीं आ सकती। पानी हमारे पास है, बीज ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। मैं एक और आपको मिसाल दूं टमाटर का या प्याज का। आप मिसाल लें, जो हम प्याज लगाते हैं, पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द टॉप 10 प्रोड्यूसर्स ऑफ अनियंस इन द वर्ल्ड। लेकिन हमारे पास एक चंद मखसूस 2-3 कंपनियां हैं जिन्होंने जो है हाइब्रिडाइज सीड या जिन्होंने सीड क्वालिटी के ऊपर काम किया है। बाकी सारा जो हमारा बीज आता है अनियंस का, वो हम लोग हाथ से बनाते हैं। वो फार्मर जो है अपनी बेस्ट एबिलिटी से वो उसको उगाता है और उससे गलतियां होती हैं, लेकिन वो फिर भी लगा रहता है। अब अगर आप उसकी एनालिसिस करें, जो हाइब्रिड सीड्स होती हैं अनियन की, उसकी एक कंपनी है मैग्नस कॉल, जिसके साथ अभी हम काम कर रहे हैं। उन्होंने 15 सालों से रिसर्च किया है फुलकारा पे, जो उन लोगों ने एक चित्राल में स्टेशन बना के वहाँ पे उसकी ब्रीडिंग प्रोग्राम करके सिंध में जो है री इंट्रोड्यूस कराया है। अब उस वैरायटी में ये खासियत ये है कि वो पूरी एक फैक्ट्री से गुजरती है, उसमें से ख़राब बीज जो है वो बीज जो है निकालते हैं, एंड एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्डाइज्ड आपके पास एक सीड आता है। उसके साथ इमीडिएट आपके इम्पैक्ट्स क्या हैं? जब आप एक ख़राब फसल के लिए ख़राब आप बीज उठाते हैं तो उसके अंदर 10 to 20% लॉस आपका होता है नर्सरी के अंदर वहाँ पे। फिर ट्रांसप्लांटेशन के अंदर आपका 10 to 15% वैसे लॉस होता है। सो शुरू आप करते के साथ ही आप 40% लॉस पे हैं। और जो अगर आपने ख़राब कमज़ोर प्याज का पौधा लगाया एक तंदुरुस्त के साथ, तो वो जो कमज़ोर पौधा है वो अट्रैक्ट करेगा आपके मर्ज, और वो जो है आपकी प्रोडक्शन को वो और भी कम करेगा। सो विदाउट सीड्स, विदाउट रिसर्च ऑन सीड्स विच आर एप्लीकेबल हमारे लिए, दुनिया में हर चीज़ जो है वो हमारे लिए तो नहीं बनती ना। हम इंडिया को देखते हैं, इंडिया के और भी मसाइल हैं। इंडिया में ट्रॉपिकल क्लाइमेट ज़्यादा है, हम सेमी ड्राई एरिड। वहाँ सर सीड पे कितना काम हो रहा है? वहाँ पे भरपूर काम हो रहा है। आप ये देखें कि पेप्सी का एक मिसाल मैं आपको दूं कि पेप्सी ने एक GMO सीड इंट्रोड्यूस किया था आलू का, जो इन लोगों ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था, और एक किसान ने लेकर जो है अपने रिश्तेदार को साथ में दे दिया। अब वहाँ पे जो है इनका टकराव हो गया। पेप्सी ने बोला कि ये हमारा जो है प्रोप्राइटरी सीड है, किसान ने बोला मैंने अपने कज़न को दिया है, वो भी लगाएगा। अब इसके ऊपर इनका टकराव हुआ। आखिर में जाकर पेप्सी ने जो है फार्मर की बात मानी, क्योंकि उनको गुड बिजनेस के तौर पे उनके साथ कारोबार बरकरार रखना था। हमारे पास वो कंडीशंस नहीं है।
हमारे पास सीड जो आप मिर्चों का लें या अनियंस का तो आता ही नहीं है, लेकिन मिर्च ऐसी एक चीज़ है जो हाइब्रिड मिर्च बहुत इंपोर्ट होती है, लेकिन उसको अगर आप इतनी वाफिर मिकदार में सीड सायाम से इंपोर्ट करें, थाईलैंड से, मलेशिया से, कहाँ से नहीं आती है, उसकी जो है पॉलिसी और उसकी प्लांट प्रोटेक्शन का क्या किरदार है जो वो डिपार्टमेंट फंक्शन नहीं कर रहा। ठीक कहा। चलो साहब, शाह साहब से पूछना चाहूंगा, शाह साहब बीज से किसकी दुश्मनी है, पाकिस्तान की, पाकिस्तानियों की या किसी और की? देखिए जी, बीज जो है बेसिकली तो हमें, जैसे आपने पहले कहा था, हीट टॉलरेंट, ड्राउट रेजिस्टेंट, अर्ली मैच्योरिंग होना चाहिए। जैसे कपास में हम लोग जो है वो करते हैं। अब कपास के ऊपर भी, जैसे अगर आप सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट देखें तो उनको पिछले महीने 40% तनख्वाह मिली है। फंड्स ही नहीं है तो क्या करेंगे? नहीं तो यही इदारे हैं जिन्होंने नायाब 78 निकाला था और 10-10 साल तक हमने बम्पर क्रॉप उठाया था। तो गवर्नमेंट, अच्छा उसके बाद ये लोग ऐसा करते कि इन इदारों को कमर्शियलाइज करने के चक्कर में पड़ते। बात ये है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो वो है वो एक बिजनेस एंटाइटी नहीं है, वहां पे कंटिन्यूस 24 घंटे काम होना चाहिए। प्याज की जहां तक मैं आपको बताऊं कि प्याज और दूसरी काफी ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो पेरिशेबल आइटम्स हैं, मोस्टली पेरिशेबल आइटम्स हैं, सिवाय ड्राई चिली के या दूसरी 2-4 सब्जियां। अब अगर हमारे पास जब भी ये वाफर मिकदार में आ जाती है तो वो फेंकने में जाता है, तो हम वैल्यू एडिशन की तरफ भी नहीं गए, हमने ऐसे बीज भी नहीं बनाए। बीज हमारा सारा जो है वो तकरीबन वेजिटेबल का 95% इंपोर्ट होता है, और इंडिया से वैसे तो बंद है, लेकिन कश्मीर की तरफ से कोई बॉर्डर खुला हुआ है या दुबई से आ जाता है, ऐसे सीड आ जाते हैं जो वहां के हालात में तो सही थे, लेकिन यहाँ की आप वहां में आप देखें, सिंध में ही 3 जोन है, लोअर है, मिडिल है, अपर है, हर इलाके का अपना वो सिस्टम है। प्राइवेट सीड कंपनियां कुछ काम कर रही हैं, उन्होंने जो है काफी काम किया है। CEMB जो है, सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, लाहौर वालों ने, इन्होंने भी अभी एक अच्छा बीज निकाला है कॉटन का, और दूसरे ऑस्ट्रेलिया के पास जाके भी इन्होंने मेमोरेंडम किया है साइन। वो तो कह रहे हैं शायद कॉटन एक्सटिंक्ट हो जाएगी पाकिस्तान से, शाह साहब। हाँ जी, हो जाएगी, अगर बीज नहीं होगा तो ऐसी होगी, और जेब से कब तक देगा? ये सब कहते हैं मीटिंग में जमींदारों को, जी नेशनल कॉज है। भाई नेशनल कॉज सिर्फ काश्तकार के लिए तो नहीं है ना, नेशनल कॉज सारे पाकिस्तान के लिए। काश्तकार कब तक कर्जा लेके देता रहेगा, कब तक पल्ले से देता रहेगा? आप कम से कम उसको, एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल तो बनाए ना। एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल ही नहीं है, जमींदार क्या करे? राइट शाह साहब, मैं यही सवाल जो है, जी शाह साहब कंप्लीट कर लें सर। सीड इंडस्ट्री जो है उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इनको आगे लेकर जाना चाहिए, और उसके ऊपर कुछ रूल्स। शाह साहब अभी तक नहीं लेकर गए हैं तो आज कैसे लेके जाएंगे? आपको लगता है प्रोग्राम देख के वो भी नींद से उठ जाएंगे, वेकअप हो जाएंगे सर? नहीं, मेरे ख्याल में अब जैसे हमारे काफी जमींदार कर रहे हैं, अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं, ला रहे हैं। हमारे पास केले के ऊपर TR4 और बंची टॉप, और इसके ऊपर जो है 4-5 जमींदारों ने अपना पूल बनाया है, वो उन्होंने अपने फाइनेंस करके, राहिल शाह साहब हैं, निजामानी साहब हैं, इमदाद निजामानी है, नियाज निजामानी, ये 3-4 आबादगार हैं, महमूद नवाज शाह, उन्होंने अपने फंडिंग से, फॉरेन से जो है वो बुला के उसका इलाज बनाया, और वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। यही तरीका है कि अब आबादगार करे, गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई भी आसरा मुझे नहीं दिख रहा। माशाल्लाह सर, ये बड़ी बात है कि हमारे आबादगार और आपकी टीम ये काम कर रही है। मैं दुआ करता हूं कि आप लोग ये काम करते रहें और पूरे पाकिस्तान में ये काम हो। खोखर साहब, आपकी नजर में बीज से क्या दुश्मनी है? देखें जी, मैं आपको अर्ज करूं, क्योंकि मैं कॉटन ग्रोअर हूं, तो हमारी बेतहाशा मीटिंग में बीटी कॉटन आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, लेनी चाहिए मॉन्सेंटो से। उस वक्त मॉन्सेंटो से जो बायर होगी उससे करना, हर मीटिंग में ये फैसला हो जाए कि बिल्कुल जी हमें बीटी, क्योंकि पूरी दुनिया में पूरी दुनिया उसको अडॉप्ट कर चुकी है, हमें भी करना चाहिए। हमारे पास बीटी जीन चोरी का है, तो हर मीटिंग में फैसला हो जाए कि लेनी चाहिए। उसके बाद जब अगली मीटिंग स्टार्ट हो तो फिर यही मीटिंग के हमें लेनी चाहिए नहीं लेनी। 100 मीटिंग मैंने कम से कम गुजारी। ऑस्ट्रेलिया ने 1998 में ये टेक्नोलॉजी ले ली, इंडिया ने 2002 में ले ली। यही वजह है कि इंडिया 4 करोड़ पे चला गया, 1 करोड़ 10 से बेल से 4 करोड़ पे, हम 1 करोड़ 28 से हम आ गए। अब इस वक्त कोई 42-43 लाख पे आ चुके हैं। अब बीज इतना इंपॉर्टेंट है, फर्ज किया आपने मेज का सीड बाहर से अगर इंपोर्ट किया है, हमारी उसमें कई गुना पैदावार बढ़ी है। हमने राइस का सीड बाहर से मंगवाया, कई गुना पैदावार बढ़ी है। इसी तरह हमने वेजिटेबल के सीड मंगवाया जिसमें हमारी पैदावार बढ़ी है। हमारा गंदम का सीड लोकल है, हमारी कॉटन का सीड लोकल है, जिसमें हम पैदावार आज तक अपनी नहीं बढ़ा सके। सीड ही बेसिक, हमारा सीड अगर ठीक होगा तो पैदावार बेहतर होगी, सीड अगर सही नहीं है तो हमारी
पैदावार बेहतर नहीं, सीड बेहतर, R&D ना होने के बराबर है। हमारा रिसर्च का बजट एग्रीकल्चर की GDP का 0.18 है, इंडिया को 0.5 है, चाइना 0.67 है। ब्राजील ने क्यों तरक्की की कि उसका एग्रीकल्चर का जो बजट है रिसर्च का वो 1.75 है। यही वजह है कि वो 3-4 सालों में यकदम ऊपर चला गया, सिर्फ रिसर्च की वजह से। हमारे यहाँ किसी भी स्टेज पे रिसर्च को पे तवज्जो नहीं दी जाती। फिर हमारे लोगों के पास तनख्वाहों के पैसे नहीं होते, फिर वो अंडर आ जाते हैं नॉन टेक्निकल लोगों के। जो टेक्निकल लोग हैं, हमारे जो साइंसदान हैं, वो नॉन टेक्निकल लोगों के अंडर होते हैं। जो नॉन टेक्निकल लोग आते हैं वो अपनी मनमानी करवाते हैं, अपनी मर्जी बनवाते हैं उनसे, वो उनकी हाँ में हाँ मिलवाते हैं, क्योंकि उनके सारे इख्तियार तो उनके पास होते हैं। चले अगला टॉपिक खोकर साहब मैं आपसे ही शुरू कर रहा हूं। ये बताइए कि हमें ये तो बहुत सालों पहले मालूम पड़ गया था कि ड्रिप इरिगेशन कितनी जरूरी है, फ्लड वाटरिंग बंद की जाए, पानी को सही तरह इस्तेमाल किया जाए। हम आज तक ड्रिप पे ही नहीं आ सके खोकर साहब। पाकिस्तानी काश्तकार को ना उसको इतना मार्जिन नहीं मिल रहा कि वो खुद इन्वेस्ट कर सके। असल जो चीज वजह है, मैंने अभी आपको पहले मिसाल दी थी गंदम की कि हमें 2200 रुपए रेट मिला, इंटरनेशनल रेट उसका 4-4.5 रुपए था। इस तरह बाकी चीजों में हमें जब हमारी फसल आती है उस वक्त रेट कम हो जाता है, बाद में उसी का रेट बढ़ा दिया जाता है। देखिए जी, या तो हुकूमत हमें सपोर्ट करे, हुकूमत हमें लगा के दे, तो हम लगवाने के लिए तैयार है। क्योंकि जितना हमारा अब पानी का इशू बनता जा रहा है, अब ये इशू नंबर 1 पे आ गया, पानी और जमीन। ये हमारे इशू नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे फिर हमारी रिसर्च आ जाती है। हुकूमत जो अनाउंसमेंट करती है उसमें प्रॉफिट मार्जिन मिडल मैन का इतना ज्यादा रखा जाता है, जो हुकूमत की वो सब्सिडी 30-40-50% होती है वो ले जाता है, काश्तकार को उसका फायदा कोई नहीं होता। लेकिन ये तो नेक नीति से काम करना पड़ेगा। हमें बायसियत मुसलमान, बायसियत सच्चे पाकिस्तानी के सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ करप्शन बहुत बढ़ चुकी है जी। किसी चीज पे अगर सब्सिडी दी जाती है तो वो काश्तकार को वो सब्सिडी बिल्कुल कतई तौर पे नहीं मिलती। हत्ता कि जो हुकूमत खुद सब्सिडी हमारे लिए अनाउंस करती है, वो सब्सिडी अब हमारे यहाँ एक स्क्रैच कार्ड आया था टोकन सिस्टम पे सब्सिडी, वो काश्तकार को सब्सिडी नहीं मिली उसकी। लोगों ने यकीनन ये पॉइंट डिस्कस हो गया है। किसान पैकेज वाज अ फ्रॉड हमारे शो में डिस्कस हुआ है। ब्रेक के बाद देखते रहिए वेकअप पाकिस्तान। खोकर साहब, पानी का हल बताइए। चलो साहब, क्यों नहीं हम ड्रिप पे आ रहे? देखें, ड्रिप पे हम आसानी से आ सकते हैं, लेकिन हमारे साथ वही प्रॉब्लम है कि हम पढ़े लिखे जाहिल हैं, हम समझना खुद नहीं चाहते, हम खुद से कोई जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते हैं। मैं अपना आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं। आज से कोई 15 साल पहले हायर एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम्स इसको बोलते हैं, उसके बुनियाद पे हमें सेंट्रल पिवट्स जो हैं पहले दिए गए थे, जो लार्ज स्केल एग्रीकल्चर के लिए हैं। सिस्टम्स दुनिया पूरी में कामयाब है। हालांकि सूडान में इसमें जो है, साउथ सूडान में इस पर ग्रास प्रोडक्शन होती है, चाइना, पूरी दुनिया जो है हायर एफिशिएंट सिस्टम्स को मानती है। लेकिन जब मुझे ये एक सिस्टम मैंने अप्लाई किया, इसके लिए मुझे अवार्ड किया गया, तो फिर मैंने जो है सेकेंडरी सवाल इनसे पूछा कि मैं इसको चलाऊँ कैसे, क्या चीज़ इसके ऊपर लगाऊँ। आपने मुझे सिस्टम तो दे दिया, अब मुझे सिखाने वाला कौन है। सो उस वक्त पे सब जो है ना लाइल्म हो गए कि हमें नहीं पता और आपको नेक्स्ट बैच के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। सो हमारे पास जो एक मोटिवेशन है ना फार्मर के अंदर, वो भी एक नहीं है। तो मुझे सिस्टम मिल गया, सो आई वेंट फॉरवर्ड। मैंने एक दोस्त से पूछा, दूसरे दोस्त से पूछा, 2-3 जो है मल्टीनेशनल से पूछा, करते करते फाइनली आई वेंट एंड गॉट माय सर्टिफिकेशन। मैंने 3 महीने का एक कोर्स किया बाहर से, जिसमें मैंने अपनी सर्टिफिकेशन कर ली। उसके बाद जो है इक्विवेलेंसी करने के बाद, उसकी रिकग्निशन के बाद एक कॉन्फ्रेंस में मैं गया, जब मैंने मेरी आंखें खुली। वहाँ पे ये जो सेंट्रल पिवट वाले सिस्टम्स हैं, हमें जो मिले गए वो हाई पावर कंजम्पशन, मतलब हमें 60 हॉर्स पावर चाहिए वो एक सिस्टम चलाने के लिए। उसकी बदल पे एक हाइड्रोलिक बेस्ड है जिसकी पूरी पावर कंजम्पशन है 20। वो हमारी हुकूमत ने, जो हमारे प्लानिंग वाली डिपार्टमेंट्स हैं, वो हमें नहीं लेकर दिया। हमें वो चीज़ लेकर दी जो एक्सपेंसिव हो, ज़्यादा बिजली हो, जो हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो, कि हम उसको चलाएं कैसे। अब वो सिस्टम हमारे पास लग गया, लेकिन सिस्टम की एनालिसिस ये है कि वो हाई विंड जोन के अंदर चल नहीं सकता। उसको जो है आपको वही फसल लगे और उसकी जगह पे लगे। सेकंड चीज़, जो आप अभी जो प्रोग्राम चल रहा है ड्रिप इरिगेशन का, जो अगर आपका किसान पढ़ा लिखा नहीं है, उसको आप ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कैसे समझा सकते हैं। अब एक आपको मिसाल दूं, सिंपल सा मिसाल है। ड्रिप इरिगेशन जो है गन्ने पे भी लगने की कोशिश की है लोगों ने, प्याज के ऊपर भी लगाने की कोशिश की है, लेकिन किसान, जब मैं उसके साथ बैठता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ कि आप ड्रिप लगाएं, वो मुझे एक अजीब शक्ल बनाकर देता है। वो बोलता है कि मैं कैसे लगाऊं, मेरा खीरिया जो है, वो मेरा फरो जो है वो पॉइंट पे है, मैं उसके ऊपर डंडी लगाऊंगा, बंदा जो है वो उसके ऊपर गिरा देगा, वो पानी वहाँ पे आएगा ही नहीं।
सो ये एक बेसिक आपको अपनी डेवलपमेंट जो है नीचे से शुरू करनी है। आपको ड्रिप के बारे में पहले उनको बताना है। जो भी मैंने आज दिन तक, बहुत कम लोग हैं कामयाब सिस्टम्स हैं, लेकिन हमारे पास जो भी अवार्ड हुए हैं सब्सिडी के बेस पे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स जो राइट बंदों को मिले हैं, मतलब 25 एकर्स एंड लेस वाले, उनको सिखाया नहीं गया वो कैसे चलाना है। अब उसके अंदर एक पूरी साइंस है पीछे। हायर एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम्स, पहले तो आप वो एफिशिएंसी तो अपनी ज़राअत में लेकर आए, फिर आप हायर के लिए जो है अचीवमेंट्स के लिए आप पीछे भागे। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि हम उसको नलकियों के तौर पे इस्तेमाल करते हैं कि जब पानी देना है आपने उसको सिर्फ खोल दिया, उसको फ्लड कर दिया, आपने उसको बंद कर दिया, आप उसमें से एफिशिएंसी नहीं लेकर जा रहे। सिर्फ और सिर्फ ड्रिप के ऊपर अगर आपने वो ट्रांसफर किया तो आपकी 2/3 वाटर सेविंग है, लेकिन आपकी 40% जो है प्रोडक्शन इंक्रीज है, क्योंकि आपको वो पानी कतरा कतरा देना पड़ता है और वो पौधा उतना ही पानी लेगा। अगर आप ज्यादा पानी देते हैं तो पौधा जो है चोक हो जाता है, अगर आप कम पानी देते हैं तो वो बढ़ता नहीं है। वो एफिशिएंसी लेकर आने के लिए आपको एक पढ़े लिखे बंदे से आपको मशवरा करना है, लेकिन वो हमारे पास चीजें ही नहीं है। लेकिन इसके आखिर में एक चीज बोलूंगा कि हम बार बार जो है बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, वो इसने बंदे ने ये नहीं किया, इसने ये नहीं किया, लेकिन एक जो नेसेसिटी होती है वो ही आपकी जो है आपको तरजीह देती है कि आप आगे बढ़ें। हम वो नेसेसिटी नहीं समझ रहे हैं अपनी, हम हार मार कर बैठ गए हैं। हम इतने डरे हुए हैं कि एक और फसल अगर हमारी खराब उतरी तो फिर हम क्या करेंगे, चाहे वो सफ़ेद पोश हो, चाहे वो उसके पास 5000 एकड़ हो या 5 एकड़ हो। जब पानी आता है फ्लड्स की हालत में या ड्राउट आता है, खासकर मैं पानी का मिसाल दूं, पानी किसी का नहीं पूछता है कि आप गरीब हैं या अमीर हैं या आपके पास कितनी ज़मीन है, पानी सबको एक तरह से बराबर करता है। सो ड्रिप की स्केल और ड्रिप की यूसेज जो है हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा जो है अहम है, लेकिन उसी सिलसिले में कि हमें सही तरह से कोई समझाने वाला हो और फार्मर तक, वो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो पहले समझे, वो क्वालिफाइड हो तो फिर उनको समझा सके। शाह साहब अग्री करेंगे आप काचेलो साहब से? एक चीज तो जहां तक एफिशिएंसी और इसकी बात है, काचेलो साहब ने सही कहा, हर आदमी चला ही नहीं सकता है। लेकिन जो मुझे जिस चीज पे इख्तिलाफ है वो ये है, जो यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगा के दे रही है, दैट इज राउंड अबाउट 1,50,000 और समथिंग लाइक दैट। लेकिन आप मार्केट में से जाके लें तो वही आपको 70-75 हजार तक मिल रहा है। तो ये तो 1.5 लाख रुपए में से आधा तो वैसे ही उन्होंने ज्यादा बढ़ा के लगा दिया है। ऐसे ही सोलर का ट्यूबवेल का सिस्टम है, सोलर 15-16 लाख में लगता है, ये लोग 60-60 लाख रुपए का सोलर लगा के दे रहे हैं। तो दैट स्कीम इज गुड फॉर नथिंग। फिर जहां पे इतना इंफीरियर क्वालिटी का लगता है मटेरियल, मैंने लगाया, ये तो अभी इन्होंने दिया, मैंने 30 साल पहले लगाया था ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जाफर ब्रदर्स वालों से, गवर्नमेंट का सब्सिडाइज था। लेकिन मेरे से जो प्रॉब्लम ये हुआ कि मुझे उसके स्पेयर पार्ट्स नहीं मिले। मैं ढूंढ के थक गया, बोला कि भाई इसका स्पेयर पार्ट इंडिया से आता है, इसराइल से आता है, वो आप मंगा नहीं सकते। तो भाई जब मंगा नहीं सकते तो आपने ऐसी चीज लगाई क्यों? जैसे कचल्लो साहब ने बताया कि 60 हार्स पावर वाली मोटर दे दी, तो भाई हमें 60 की जरूरत नहीं, जो हमारी कैपेसिटी है उस हिसाब से दो। तो यहाँ पे ज्यादा काम जो है वो कमीशनों का होता है, इस वजह से वो सही चीज मिलती नहीं है। अदरवाइज इट इज अ वेरी गुड सिस्टम। और खास तौर पे हमारे एरिड जोन में, थर में और जब ये अपना कोहिस्तान में, पहाड़ी इलाके में, अगर आप दादू में उन इलाकों में जाएंगे तो आप देखेंगे कि 10 पहाड़ों के बीच में 200-200, 300 एकड़ के पीसेस हैं जहां पे वो आबाद हो सकते हैं। टर्की में मैंने देखा कि पहाड़ों की ढलानों के ऊपर भी उन्होंने जो है ना प्लांटिंग की हुई है। तो ये इस तरीके से हो सकता है। अमेरिका में भी आप देखेंगे स्लोप्स हैं, अप एंड डाउन है, हर जगह वहां पे प्लांटिंग हो रही है, ड्रिप इरिगेशन जा रहा है। शाह साहब आखिरी कुछ मिनट मेरे पास प्रोग्राम में बचे हैं, मुझे अभी 2 और सवाल आप सब मेहमानों से पूछने हैं, मैं चाहूंगा कि आप मुझे ब्रीफ आंसर दें। शाह साहब, आई विल स्टार्ट फ्रॉम यू। मिडिल मैन आरती कितना बड़ा प्रॉब्लम है फार्मर के लिए? 100% प्रॉब्लम फार्मर के लिए भी है और कंज्यूमर के लिए भी है, दोनों तरफ। बगैर 1 रुपया लगाए पहले तो वो 10% कमीशन लेता है हमारे से, उसके बाद वो माशाखोर को बेचता है 5 रुपए किलो, हमारे से भिंडी खरीदी, और कंज्यूमर को जो है माशाखोर और ठेले वाले ने 50 रुपए में बेची, इनटू 10। सबसे पहले इसका रोल निकालो। दुनिया जहां में कंज्यूमर मार्केट है, फार्मर मार्केट है, जैसे मिलों का माल मिलों के दाम, हम जमीन का माल जमीन के दाम देने के लिए तैयार हैं। 5 रुपए हमें आड़ती देता है, ये हमें 10 रुपए दें, 40 रुपए कंज्यूमर को बच जाए, हमें तो कोई एतराज नहीं है इस पे। इसके ऊपर होना चाहिए, हर जिले में मार्केट होनी चाहिए, है ही नहीं।
राइट काचेलो साहब, मुझे लग रहा है कुछ डिसएग्री कर रहे हैं आपसे शाह साहब, इज दैट ट्रू काचेलो नो साहब? नो प्रॉब्लम, It's- उनका it's व्यू है, मैंने अपना व्यू बताया। इतना डिसएग्रीमेंट नहीं है जितना आपको जो है हमारा बिजनेस समझने की जरूरत है। आप अगर बिजनेस हमारा समझें तो ज़राअत में आपकी सिर्फ ज़राअत नहीं है, उसके साथ आपकी मार्केटिंग एंड सेल्स भी होनी चाहिए, जैसे कोई भी बिजनेस मार्केटिंग, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, Absolutely, नेटवर्क, absolutely. वेयरहाउसिंग। अगर आपका किसान जो है वो एक चीज लगाने के बाद, मैं आपको टमाटर का मिसाल दूं या आम का आपको मिसाल दूं, बड़ा प्यारा सा, राइट? और काचेलो के तो वैसे आम मशहूर हैं। मेहरबानी, वो बड़ों की जो है नवाजिश है, हम उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्होंने जिम्मेदारी हमें दी है। लेकिन मैं आपको आम का एक मिसाल दूं। अब कोविड के ज़माने के अंदर जो है बहुत सख्ती हो गई थी, लोगों ने बाग जो हैं, ठेकेदारों ने बाग नहीं लिए, ज़मींदार परेशान थे कि इस साल हमारे बाग नहीं निकलेंगे, ये नहीं निकलेंगे। मैंने एक फेसबुक के ऊपर एक सवाल लिखा कि हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्चुअली विलिंग टू रन योर ओन ऑर्चर्ड्स और आर रनिंग देयर ओन ऑर्चर्ड्स? सो मुझे पूरे जो अपनी ग्रुप है, और मैंने मुख्तलिफ पेजेस पे भी लिखा, 2-3 लोगों ने बोला कि हम जो है इस साल चलाएंगे, राइट? उसके बाद जो ये कोविड का नॉक ऑन इफेक्ट हुआ, उसके बाद फ्लड्स का जो लास्ट ईयर जो हमारे साथ प्रॉब्लम हुआ था कि बोर नहीं लगा था, ठीक है, माल जो प्रोडक्शन थी वो 40% 60% डिक्रीज हो गई थी। उस पर भी मैंने सवाल पूछा कि हु इज विलिंग टू स्टेप अप एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी? अगर आप एक किसान हैं, आप पूरे साल की मेहनत करते हैं, आखिर में जाकर जो है आपने वो जो है एक मिडिल मैन को दे दिया, तो वो आपके अपने हाथ से कर रहे हैं ना। क्यों नहीं कि आप खुद ही जो है उस आम को तोड़ाई करें उसकी। आप अपने अगर इतनी मेहनत के ऊपर नाज करते हैं तो देन टेक इट ऑल द वे। आप इकोनॉमी के अंदर या कोई भी बिजनेस के अंदर अगर आप एक गैप छोड़ेंगे तो कोई भी कारोबारी आदमी आकर उसको गैप को फिल करेगा ना। लेकिन एक चीज मैं इनसे एग्री करता हूं कि वो अब हावी हो गए हैं, क्योंकि इतना उनके पास कंट्रोल आ गया है, जो मॉनेटरी जो इनके पास टूल्स हैं फाइनेंस के, वो सारे इनके पास हैं। राइट राइट काचेलो साहब, मैं खोकर साहब से भी यही सवाल पूछना चाहूंगा। खोकर साहब, आपकी नजर में मिडिल मैन आड़ती कितना बड़ा प्रॉब्लम है फार्मर के लिए? देखें जी, मैं आपको अर्ज करूं कि फर्ज कि हम एक चीज मंडी में लेके आते हैं, हम उसको बेच के जाते हैं 10 रुपए किलो। ठीक 1 घंटे बाद वही चीज रेडी पे 40 रुपए किलो बिक रही होती है, 50 रुपए किलो बिक रही होती है। यानी काश्तकार का भी इस्तेसाल होता है, जो आम एंड कंज्यूमर है उसका भी इस्तेसाल होता है। हम मिडल मैन का आप ये देखें कि हमने अगर फर्ज किया मुंजी बेची है पिछले साल 2000 में, बाद में वही 5000 रुपये बिकी है। इसी तरह बाकी फसलें हम आम बेचते हैं, फ्रूट बेचते हैं, यानी कि जिस रेट पे हम बेचते हैं उससे कई गुना ज़्यादा रेट पे एंड कंज्यूमर उसको परचेज करता है। हमारे यहाँ को मार्केटिंग मैकेनिज्म बिल्कुल नहीं है, ना ही मार्केटिंग मैकेनिज्म है। उसके अलावा हमारे जो अगले प्रॉब्लम है कि हमें फसलों की स्पोर्ट प्राइस नहीं मिलती। इंडिया में कुछ 32 क्रॉप्स की स्पोर्ट प्राइस है, पाकिस्तान में गंदम की स्पोर्ट प्राइस है और एक शुगर केन की इंडिकेटिव प्राइस है। स्पोर्ट प्राइस में मीटकें बहुत होती हैं, कॉर्न के ऊपर, राइस के ऊपर, इसी तरीके से अब इसके ऊपर कैनोला के ऊपर। आखिरी सवाल आपसे पूछने लगा हूं मैं। आखिरी सवाल ये है कि अब मैंने इस पूरी डिस्कशन के बाद 2 घंटे में समझ लिया है, ना प्राइस मैकेनिज्म है, ना मार्केट प्लेस है, ना डिस्ट्रीब्यूशन है, ना वेयर हाउसिंग है, ना वैल्यू एडिशन है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, इनफॉर्मल को फॉर्मल करना है, ये करना है, रीस्ट्रक्चर, रीफाइनेंसिंग, बहुत सारी बातें हुई। सर, फार्मर्स मुझे इस वक्त इतने बेबस क्यों लग रहे हैं? ये अपनी आवाज क्यों नहीं अरबाब इख्तिदार तक पहुंचा पाते? एग्रीकल्चर जब इतना इंपॉर्टेंट है तो इसकी हम आज भी यही बात कर रहे हैं कि प्रायोरिटी दी जाए, तरजीह बनाई जाए। अजीब लग रहा है, मुझे लग रहा है फार्मर्स कमजोर है अपनी आवाज एक करके ऐवान तक पहुंचने में। मैं आपको अर्ज करूं जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाकिस्तान की सबसे बड़ी काश्तकार तंजीम हमारी है पाकिस्तान किसान इत्तेहाद। मैं आपको अर्ज करूं कि इस मुल्क में हम आवाज कैसे बुलंद करें। जब हम आवाज बुलंद करते हैं, हमने आज तक एक गमला नहीं तोड़ा, आज तक कभी रोड ब्लॉक नहीं किया। अगर जाके इस्लामाबाद, लाहौर में प्रोटेस्ट करें, हमारे ऊपर शेलिंग होती है, लाठीचार्ज होता है, रबड़ बुलेट चलती है, हमें गिरफ्तार करके सर, इंडिया में बड़े फार्मर्स मरे थे, फिर उनको राइट्स दिए थे मोदी ने। लेकिन मैं नहीं उसमें भी आपको बताता हूं सर, वहां पे उसके पीछे सोसाइटी खड़ी हो गई थी। पाकिस्तान में हमारे पीछे जो लोकल हमारी सोसाइटी है, जो बाकी लोग हैं, वो खड़े नहीं हुए। वहां पे नर्सों ने भी उन काश्तकारों को 3 दिन खाना दिया था, इंजीनियर्स ने दिया था, डॉक्टरों ने दिया था, पॉलिटिकल पार्टीज ने दिया था, सबने दिया था। लेकिन जहां पर आज तक हमसे तो किसी ने पानी का गिलास नहीं पूछा जब हम प्रोटेस्ट पे जाते हैं। जो हमारा कमाया हुआ, हमारा उगाया हुआ सुबह दोपहर शाम खाते हैं, वो तो हमारा मुकदमा पेश नहीं करते, ना असेंबली में जाके पेश करते हैं, ना नेशनल असेंबली में, ना सेनेट में, ना सूबाई असेंबली में। और वैसे भी हमें सोसाइटी से हमें वो सपोर्ट नहीं मिलती काश्तकार को। काश्तकार का तो इशू ये है कि उसको यहाँ पे पाकिस्तानी और इंसान तस्लीम नहीं किया गया पाकिस्तान में। हमारा राइट खोकर साहब, ये सवाल मैंने अपने पूरे पैनल से पूछना है। तौफीक पाशा साहब, आपकी नजर में आज फार्मर पाकिस्तान का इतना बेबस क्यों है सर? कमजोर है।
एंड कमजोर होने से फिर बेबस हो जाता है. आपके 2-3 सवाल एक्चुअली वेंट बाय. आई वांट टू लीव यू विद अ लिटिल रिमाइंडर कि पाकिस्तान में द क्वालिटी ऑफ फ्रूट दैट वी ईट टुडे as compared to what it was 40 years ago, whether it's apples, cherries, peaches, pears, apricots, plums, look at the difference. वो कहाँ से आए? वो farmers ने किया. जो भी हमारे पास प्रोग्रेस हमारी वेजिटेबल्स वगैरह में हुई है, फार्मर्स ने किया है, गवर्नमेंट ने नहीं किया है, स्टेट ने कुछ नहीं किया है. पानी का you mentioned, it's a major factor today, and we are going to be facing different. We are going to be facing both floods and droughts. So all these things are very, very important. And I think, we are still talking about climate change and climate change conferences. I think we've gone over that time. By now we should have been getting together and discussing and celebrating the changes we've made. We haven't made them, and we've run out of time. ये चीजें अभी हमने करने की बहुत सख्त जरूरत है. आमीन, अल्लाह करे सर हम जल्दी करें. यही सवाल मैं पूछना चाहूँगा नदीम शाह साहब से. शाह साहब, आज का फार्मर क्यों अपने राइट्स के लिए अपनी आवाज़ अरबाब इक़्तिदार तक नहीं पहुँचा पा रहा? देखें जी, ऐसे नहीं है. अरबाब इक़्तिदार तक जाता है, कोशिश करता है. खोखर साहब भी 2-3 दफ़ा जो है इन्हें भी अरेस्ट किया गया. हम लोग गए थे गन्ने के लिए, हमें भी जैसे खोखर साहब ने कहा कि हमारी पीछे सपोर्ट नहीं है. एक बात. दूसरी बात, जो हमारे MNA, सेनेटर, MP हैं, वो तकरीबन 70-80% तो काश्तकार हैं, लेकिन जब वो असेंबली में जाते हैं तो उनकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं. वो फिर अपने दूसरे कामों में लग जाते हैं जहां से उनका काम हो जाता है, और वो काश्तकार के लिए कतई नहीं सोचते. तो वो जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है वो है नहीं. हम लोग बोलते हैं, कोई सुनता नहीं. 10 दफा बोलते हैं. मुझे 50 साल हो गए जमींदारी करते हुए, और जैसे खोखर साहब ने कहा कि इतनी 100 मीटिंगें कर चुके हैं, तो हम भी 100 हजारों मीटिंगें कर चुके हैं. आमदन, निश्तन, गुफ्तन, कभी कभी तामन, नहीं तो चाय पे बरखास्तन. अल्लाह ताला सर हमारे मुल्क के मसाइल हल करे. थैंक यू सो वेरी मच. मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपने पैनल का. नदीम शाह साहब सिंदाबाद गार बोर्ड से मेरे साथ स्टूडियो में. अली काछेलो साहब, प्रोग्रेसिव फार्मर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. तौफीक पाशा साहब, थैंक यू सो वेरी मच. खालिद खोखर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. हारून शरीफ साहब, साबिक चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. और यकीनन आज के प्रोग्राम में जो डिस्कशन हुई है उसके बाद एक चीज वाज़ेह है कि अगर मुल्क का मुस्तकबिल हमें बेहतर करना है तो मुल्क के किसानों का मुस्तकबिल बेहतर करना होगा. मुआशी मसाइल का हल ढूंढना है तो सबसे पहले मईशत की रीढ़ की हड्डी है ज़राअत. हमें अपने ज़रूरी मसाइल का हल खत्म करना होगा, क्योंकि ना ये सेक्टर फॉर्मल है, ना इसके अंदर रिफॉर्म्स आए हैं, ना यहाँ पे हम किसानों के प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं. और लग ये रहा है कि आज तक प्रायोरिटी ही नहीं बनी ज़राअत हमारे अरबाब इक़्तिदार की. उम्मीद करता हूं आपको शो पसंद आएगा. सोशल मीडिया पर फीडबैक जरूर दीजिएगा. तलहा जो तो इजाज़त दीजिए. अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़.